गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज की जो हमारी स्टोरी है वो एक रोमांस फैंटेसी स्टोरी है। ये स्टोरी एक लड़की की है जो कि 2000 सालों से जी रही है। ना तो वो कभी बीमार होती है और ना ही कोई चीज उसको नुकसान पहुंचा सकती है। वो कई बार अपने आप को मारने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार वो नाकाम हो जाती है। फिर उसका फ्रेंड उसको बताता है कि अगर तुम किसी से सच्ची मोहब्बत कर लो तो तुम मर भी पाओगी और तुम्हारी उम्र भी बढ़ जाएगी। फिर उसकी जिंदगी में 4 हैंडसम बॉयज आते हैं। अब देखना ये है कि उसको किससे मोहब्बत होती है। फर्स्ट तो उसका हार्ड वर्किंग गॉर्जियस बॉस होता है, और सेकंड उसकी कंपनी का बिग क्लाइंट होता है, और थर्ड नंबर पे उसकी कंपनी का डैशिंग न्यू गाय होता है, और फोर्थ नंबर पे एक कैफे पे काम करने वाला स्वीट सा लड़का होता है। अब इन चारों लड़कों को ही एक ही लड़की से मोहब्बत होगी, तो कहानी में क्या क्या होगा। ये स्टोरी एक फैंटेसी थाईलैंड स्टोरी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। और अगर आप लोगों को इस ड्रामे का एपिसोड अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक छोटी सी बच्ची दिखाई जाती है जो कि रेलवे स्टेशन पे होती है। उस बच्ची को एक फ्लावर पड़ा हुआ नजर आता है, तो उसको उठाने के लिए वो ट्रैक पे आ जाती है, और ऊपर खड़ा दूसरा बच्चा उसको देख रहा होता है और उसको आवाज दे रहा होता है कि वहाँ से हट जाओ, ट्रेन आ रही है। उस बच्ची तक उसकी आवाज नहीं पहुंच रही होती और ट्रेन भी काफी ज्यादा करीब होती है। इतने में एक लड़की आती है जो कि उस बच्ची को बचा लेती है, और वो लड़की हमारी मेन लीड है जिसका नाम है मे। और वो बच्चा मे को देख के बहुत खुश होता है, लेकिन इतने में ट्रेन आती है और मे को अपने साथ ले जाती है। ये देख के वो बच्चा बहुत डर जाता है, लेकिन मे को तो कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसको कोई भी चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर हमें मे के बारे में दिखाया जाता है क्योंकि मे 2000 सालों से जी रही है और उसने अपनी लाइफ में हर चीज देखी है, तो वो ओल्ड स्टोरीज लिखती है जो कि काफी ज्यादा फेमस होती हैं और लोग उसको काफी पसंद भी करते हैं। लेकिन कोई भी ये बात नहीं जानता कि वो मैं है, क्योंकि मैं अपना नाम मेंशन नहीं करती। फिर मैं अपने बारे में बताती है कि मैं इतने टाइम पुरानी हूँ कि जब लोग जंगल में रहा करते थे। मैंने अपने आंखों के सामने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनता हुआ देखा है। साथ ही मैंने अपने सामने पेरिस का टावर बनते हुए देखा, और फिर मैंने लोगों की हेल्प करने के लिए एक जंग भी लड़ी थी। उसके बाद मैं अमेरिका जा रही थी। मैं एक टाइटैनिक के जहाज में थी जो कि डूब गया था, लेकिन मैं क्योंकि नहीं मर सकती तो मुझे कुछ नुकसान भी नहीं हुआ था। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहा मैं खुद को भी अपडेट करती रही। 1969 में मैं एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर थी, और इन सब सालों में मैंने अपने आप को मारने की कई दफा कोशिश की। कभी मैं ट्रेन के आगे आ गई, कभी मैंने जहर पी लिया, और कभी तो मैं छत से भी कूद गई, लेकिन हर दफा मैं नाकाम रही। अब 2021 है और ये न्यू ईयर है, और मैं सेलिब्रेट करने के बजाय अपनी कैट के साथ घर में हूँ और खुद से सेलिब्रेट कर रही हूँ, और यही सोच रही हूँ कि वो दिन कब आएगा जबकि मैं मर जाऊंगी। मे की जिंदगी का मकसद अब सिर्फ मरना है। यहाँ से हमारा ड्रामा स्टार्ट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। मे सो रही होती है और उसका अलार्म बजता है, जिसकी वजह से वो उठ जाती है और ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है। नाश्ता करने के लिए किचन में आती है, तो किचन में सिर्फ बनाना होते हैं, वो उनको काट रही होती है। इतने में उसकी कैट आती है, जिसकी वजह से उसका माइंड डाइवर्ट होता है और गलती से वो खुद ही कोई काट लेती है, और देखती है कि मुझको तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये छुरी ही खराब हो गई। मे के पास क्योंकि एक सुपर पावर है, इसी वजह से उसको कोई भी चीज नुकसान नहीं पहुँचाती। फिर वो इस नाइफ को लेके जाके डस्टबिन में डाल देती है, और उस डस्टबिन में ऐसी कई सारी नाइफ पड़ी होती हैं जो कि खराब हो चुकी होती हैं। फिर मैं ऑफिस के लिए निकल जाती है और ऑफिस के बाहर खड़ी होती है और अपने बारे में एक चीज बताती है। मुझे हर चीज का एक्सपीरियंस है, क्योंकि कभी टीचर, कभी सोल्जर, और कभी साइंटिस्ट, और कभी डॉक्टर। मैं हर चीज बन चुकी हूँ, और इस साल मैं एक ऑफिस की एम्प्लॉय हूँ। फिर मैं ऑफिस में आती है तो उसको एक ऑफिस की एम्प्लॉय मिलती है जो कि काफी एजेड होती है। वो उसको कहती है कि कल का कॉन्सर्ट काफी अच्छा रहा, और अगर तुम भी कल कॉन्सर्ट में आती तो बहुत मजा आता। जिसमें मैं कहती है कि आप तो जानती हैं कि मुझे कॉन्सर्ट वगैरह जैसी चीजें पसंद नहीं है, और उसको कहती है कि नेक्स्ट टाइम वो बहुत ही बड़े लेवल पर होगा तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। जिसपे मैं कहती है कि ठीक है। इसके बाद वो डांस करती हुई वहाँ से चली जाती हैं। फिर हमें एक एक करके ऑफिस के एम्प्लॉय से मिलवाया जाता है, जिसमें से पहली लड़की, इसका नाम है जेली, वो मे के पास आती है और कहती है कि एक क्लाइंट ने मेरे सर में दर्द कर दिया है, अगर तुम चाहो तो उसको हैंडल कर लो। इतने में वो क्लाइंट भी नीचे आ जाती है। उसको देख के जेली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि वो क्लाइंट एक सुपर मॉडल होती है, तो वो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही होती है और अपनी चीजों की शो ऑफ भी कर रही होती है। जिसपे जेली कहती है कि इसने हर चीज ब्रांडेड पहनी हुई है और इसकी हर चीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। जेली चाहती है कि वो भी एक्सपेंसिव चीजें पहने और जल्द से जल्द अमीर हो जाए, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते। दूसरी तरफ हमें एक और ऑफिस के एम्प्लॉय से मिलवाया जाता है जो कि थोड़ी एजेड होती हैं, लेकिन वो अपने आप को 18 ही प्लस समझती हैं। इनका नाम है कैनियो, और ये अभी तक सिंगल हैं। इनको कोई भी अच्छा लड़का नहीं मिला। इनकी प्रॉब्लम ये है कि हर रोज इनको कोई ना कोई लड़का पसंद आता है, मगर कोई भी लड़का इनको पसंद नहीं करता, इसीलिए ये सिंगल है। दूसरी तरफ एक और लड़के का दिखाया जाता है। इस लड़के का नाम है पेन, और ऑफिस के बाहर ही इसकी एक छोटी सी कॉफी की शॉप है, और जब भी किसी को कॉफी पीनी होती है तो ये लोग सब पेन से ही मंगवाते
होते हैं। साथ ही हमें एक और लड़के का दिखाया जाता है जो कि खानदानी फॉर्च्यून टेलर है। इस लड़के का नाम है कैम और वो मुंह से कहता है कि मैंने तुम्हारा आज का दिन देखा है और कहता है कि मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारी लाइफ में कुछ अजीब सा होने वाला है और तुम्हारी स्टोरी मेरी जिंदगी की सबसे अजीब सी स्टोरी है। जिसमें मैं उसको कहती है कि लेकिन तुम्हारा हॉरोस्कोप आज तक मेरे किसी भी काम में नहीं आया। फिर कैम उसको कहता है कि लेकिन मेरे दादा ने तुम्हारी टेक केयर करने का कहा है, इसलिए मुझे तुम्हारी टेक केयर करनी होगी। कैम के दादा पहले मे की टेक केयर किया करते थे और कैम भी इसकी सच्चाई जानता है। फिर मैं उसको कहती है कि लेकिन अभी इस बारे में हम बात नहीं करते, घर चल के बात करेंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ऑफिस में एक न्यू मेंबर आता है जो कि दिखने में बहुत ही हैंडसम होता है, जिसका नाम है टोए और वो कैनियो को हेलो करता है। उसको देख के वो बहुत हैरान होती है क्योंकि टोए बहुत ही हैंडसम होता है। फिर वो ऑफिस में आता है और पूरे ऑफिस को देखने लगता है और कैनियो अभी भी वहीं खड़ी भी बहुत खुश हो रही होती है कि शायद अब मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल गया है। दूसरी तरफ टोए ऑफिस देख रहा होता है तो उसकी नजर मे पे पड़ती है। उसको देख के ऐसा लगता है कि जैसे इस लड़की को मैंने कहीं देखा है, लेकिन फिर वो इस चीज को इग्नोर कर देता है क्योंकि उसको याद ही नहीं आ रहा होता। दूसरी तरफ ऑफिस में अनाउंसमेंट होती है कि ऑफिस के तमाम मेंबर मीटिंग रूम में आ जाएं। आप लोगों के ऑफिस के सीईओ को चेंज किया गया है और न्यू सीईओ आए हैं जिनसे आप लोगों को मिलना है। सुन के लोग थोड़ा हैरान होते हैं और मीटिंग रूम में आ जाते हैं और काफी ज्यादा नर्वस हो रहे होते हैं। अभी भी अनाउंसमेंट हो रही होती है कि आप लोग नर्वस नहीं हो, ऑफिस की कुछ रूल्स को चेंज किया जा रहा है, इसीलिए हम आपको न्यू बॉस से मिलवा रहे हैं और हमें यकीन है कि ये बॉस आप लोगों के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। आप लोग को चाहिए कि आप सब इन पे भरोसा करें क्योंकि यही आपकी टेक केयर करेंगे। ये लोग ये देख के बहुत परेशान हो रहे होते हैं। इतने में हमारे न्यू बॉस की एंट्री दिखाई जाती है जो कि काफी यंग और काफी ज्यादा हैंडसम होते हैं और आने के बाद सबको बताते हैं कि मैं आपका न्यू बॉस हूँ, मेरा नाम है थविन। उनकी ब्यूटी देख के सभी एम्प्लॉय खुश हो जाते हैं और फौरन उनको सब एक्सेप्ट कर लेते हैं और खुश होकर उनको देख रहे होते हैं। इतने वहाँ पे उनके ऑफिस का एक बिग क्लाइंट आता है और आने के बाद वो शोर करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारा क्लाइंट हूँ, तुम लोगों ने मेरे बारे में गॉसिप क्यों नहीं लिखी, क्या मैं तुम लोग पे से अपनी स्पॉन्सरशिप हटा लूँ। और वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है जिसमें मिस्टर थविन कहते हैं कि आई एम सॉरी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, अब से मैं यहाँ का न्यू बॉस हूँ तो इन सारे मैटर्स को मैं खुद से हैंडल करूंगा। इतने में जेली उठती है और बताती है कि ये मिस्टर पॉर्म है और ये हमारे ऑफिस की मेजर क्लाइंट है। ये सुनकर थविन उनसे सॉरी करते हैं और उनको कहता है कि आप परेशान मत हो, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लूंगा। इस पे वो एम्प्लॉयज को कहता है कि मैंने तुम लोगों को कहा था कि वो न्यूज पब्लिश मत करो, इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर थविन और मिस्टर पॉम ये दोनों बात कर रहे होते हैं, जिसमें मिस्टर थविन उनको यकीन दिला देते हैं कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा, जिससे मिस्टर पॉम भी उनसे सेटिस्फाई हो जाते हैं और वो ऑफिस से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ पैन सबके लिए कॉफी लेकर आ रहा होता है, लेकिन गलती से उसके हाथ से कॉफी फिसल जाती है, जिसकी वजह से वो कॉफी मे और ओरा पे आ जाती है। मे को तो कुछ भी नहीं होता, जबकि ओरा पूरी तरह से जल जाता है और वो दर्द की वजह से काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। उसको देख के मे भी थोड़ा सा नाटक करती है कि उसको भी थोड़ा सा दर्द हो रहा है। उसको देख के मिस्टर पॉम कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, क्या कॉफी ठंडी थी। जिसपे ओरा कहता है कि क्या हो गया, कॉफी बहुत ज्यादा गर्म थी, ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी तरह से जल गया हूँ। लेकिन उसके ऑफिस के कोलीग्स उसकी बातों को यकीन नहीं करते और वो समझते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। उसको कहते हैं कि नाटक मत करो। उन लोगों को बातें करता देख के मैं तो खामोशी रहती है और कुछ भी नहीं कहती, जबकि उसको पता होता है कि कॉफी कितनी ज्यादा गर्म थी। फिर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। पैन ओरा के पास आता है और उससे माफी मांगता है और कहता है कि मुझसे गलती से हुई है। जिसपे ओरा उसको कहता है कि तुम जैसे हैंडसम लड़कों के पास दिमाग नहीं होता, अब तुम यहाँ से जाओ, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। साथ ही वो न्यू बॉस के बारे में बातें करने लगता है और कहता है कि इस साल तो मुझे अपना फ्यूचर ब्राइट नहीं लग रहा, वो दिखने में इतना ज्यादा यंग है, वो ऑफिस को कैसे चलाएगा, ऐसा लग रहा है कि बारी बारी हम सबको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। इतने मिस्टर थविन आके पीछे खड़े हो जाते हैं और सारे एम्प्लॉयज देख लेते हैं, लेकिन ये बात ओरा को पता नहीं होती और वो लगातार उनकी बुराई कर रहा होता है। जिससे मिस्टर थविन कहते हैं क्या कुछ और बचा है जो तुम मेरे बारे में कहना चाहते हो। उनको देख के वो बहुत शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आज तो मेरा ऑफिस में आखिरी दिन है। फिर मिस्टर थविन कहते हैं कि मैंने एक छोटी सी मीटिंग अरेंज की है और मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ आएंगे। फिर नेक्स्ट हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर थविन ने सभी के लिए एक लंच पार्टी अरेंज की होती है और सभी की पसंद की कुछ न कुछ डिशेस मंगवाई होती हैं और उनको कहते हैं कि इस मील को एंजॉय करो। जिस पे जेरी पूछती है क्या ये वो मीटिंग है जो आप हमारे साथ करना चाहते थे। जिस पे मिस्टर थविन कहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ एज अ फ्रेंडली बॉस चलना चाहता हूँ ताकि मैं और आप एक दूसरे को अच्छे से जान सकें और मैं आप लोग सबको जानना चाहता हूँ, तो क्या आप लोग मुझे एक एक करके इंट्रोड्यूस करवाएंगे। फिर एक एक करके सब अपने बारे में बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले ओरा अपने बारे में बताता है और कहता है कि मैं साइंस एक्सपर्ट हूँ और मैं क्राइम डिपार्टमेंट से हूँ। फिर जेरी अपने बारे में बताती है कि मैं एडिटर हूँ और बताते हुए बहुत खुश होती है और अपनी तरफ से एक सलाद पत्ता देती है कि आप ये खा लें। फिर मिस्टर वेन उसको मुस्कुरा के देख रहे होते हैं और उनके लेने से पहले कैनियोब उसको हाथ से ले लेती है और कहती है कि इनको अकेले छोड़ दो। फिर खुद उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करती है और काफी शर्मा के उनको कह रही होती है कि मैं आपका सारा काम करूंगी, जो भी आप मुझसे कहेंगे। इसके बाद बारी मे की आती है, लेकिन वो खाने में मगन होती है और अपनी बॉस की तरफ नहीं देखती
और सभी उसकी तरफ देख रहे होते हैं। जब उसकी नजर पड़ती है तो ये देख के उसको रियलाइज होता है कि अब बारी तो मेरी है। वो अपने बारे में बताने जा रही होती है, लेकिन मिस्टर विंग बता देते हैं कि तुम मेमोरी कॉलम में काम करती हो। ये सुन के मैं भी बहुत हैरान होती है, जिसपे ओरा कहता है कि आप तो परफेक्ट हैं, आपको हमारे बारे में सब पता है और मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारे बॉस हैं। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर विन एक ऑफिस की न्यू मेंबर से सबको मिलवाते हैं और कहते हैं कि इसका नाम टॉय है और अब से ये आप लोगों के साथ ही काम करेगा। जिसपे टॉय बताता है कि यहाँ पर मैं एज ए जर्नलिस्ट काम करूंगा। उसको देख के सब बहुत खुश होते हैं और उसको फौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं। साथ ही कैनियो को याद आता है कि ये तो वही लड़का है जो उस दिन ऑफिस के टूर पर आया था। जिससे हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है। टॉय मे को देख रहा होता है। मे उसके देखने से काफी नर्वस होती है। टॉय मुसलसल देख रहा होता है, जिसकी वजह से वो जेरी के पीछे छुपने लगती है। मे को ये डर होता है कि कहीं इसको मेरी सच्चाई का पता तो नहीं चल गया। वे मिस्टर विन सबसे कहते हैं कि जिस तरह मैं आप लोग सबको कहूँगा आपको उसी तरह से काम करना होगा। जिसपे जेरी कहती है कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें बहुत खुशी होगी कि हम आपकी हेल्प करें। साथ ही मिस्टर विन मे को कहते हैं कि तुम्हें टॉय को पूरा ऑफिस टूर करवाना है और तुम्हें उसकी मेंटोर भी बनना है। ये सुन के मे हैरान हो जाती है, लेकिन इस बात को मना नहीं करती। फिर ये लोग सब ऑफिस से बाहर आ जाते हैं और टॉय आगे होता है और मैं पीछे होती है। मैं आने के बाद ऊपर खड़ी होती है और बताती है कि वो साइड वाली टेबल मेरी है और जो मुझसे उस साइड वाली टेबल है उस पर तुम काम करोगे। आई होप कि तुमको सब समझ में आ गया होगा। और बताने के बाद वो जाने लगती है। फिर टॉय इसको देख रहा होता है और उसको अचानक से याद आता है और हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है। वो बच्चा टॉय था जिसके सामने मैं ट्रेन के आगे आई थी। ये देख के टॉय एकदम जोर से कहता है कि तुम तो वो हो। जिसपे उसको इस तरह करता देख के मैं अपने दिल में सोचती है कि आजकल के बच्चे तो अपने सीनियर की रिस्पेक्ट ही नहीं करते। लेकिन टॉय उसको सच नहीं बताता और बात को पलट देता है और कहता है कि तुम वही फेमस राइटर हो जो हिस्ट्री की कहानियाँ लिखती हो। जिसपे मैं हाँ करती है। साथ ही टॉय सोच रहा होता है कि मैं तो इतना बड़ा हो गया और ये बिल्कुल भी नहीं बदली। जिस तरह टॉय इसको देख रहा होता है उसके देखने से मैं थोड़ा परेशान होती है। फिर टॉय इसको कहता है कि मुझे आपका काम बहुत पसंद है और मैं फ्यूचर में आपकी तरह बनना चाहता हूँ। जिसपे मैं उसको कहती है कि फिर अच्छे से मेहनत करना और ये कह के वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद भी टॉय उसको देख रहा होता है। फिर टॉय ओरा के पास आता है और थोड़ी देर में उसको इम्प्रेस कर देता है। जिसपे ओरा उसको कहता है कि तुम्हारा मेरी टीम में स्वागत है। जिसपे मैं कहती है कि लेकिन ऐसा कैसे कर सकते हैं, मिस्टर विन तो चाहते हैं कि ये एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट को कवर करे। जिसपे ओरा अपनी बड़ाइयाँ मारना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कि वो मेरी बात को रद्द नहीं करेगा और मैं सीनियर हूँ, जैसा मैं कहूँगा बिल्कुल वैसा ही होगा। नेक्स्ट डे लोग मिस्टर विन के पास आ जाते हैं और मिस्टर विन को बताते हैं। जिसपे मिस्टर विन साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि एंटरटेनमेंट कॉलम को कोई भी चेंज नहीं करेगा। ये सुन के ओरा भी बिल्कुल खामोश हो जाता है और कहता है कि जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। उसको इस तरह बात करता देख के टॉय भी बहुत हैरान होता है और यही सोचता है कि अभी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हो गया। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि मिस्टर पॉम और मिस्टर विन स्टेयर्स पे खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। इतने में ऊपर से टॉय भी आता है और इनको बात करता देख के रुक जाता है कि इतने में वहाँ पे पेन भी आ जाता है। जिसकी वजह से सभी ऑफिस के एम्प्लॉयज ऊपर देखने लगते हैं और सब कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि सारे हैंडसम बॉयज हमारे ही ऑफिस में आ गए हैं। जिसपे जेरी भी यही कह रही होती है कि हमारा ऑफिस गुड लुकिंग बॉयज से भर चुका है और ये मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इतने में ओरा इन लोगों को बातें करता सुनता है तो वो भी स्टेयर पे आके खड़ा हो जाता है और एक्शन मारने लगता है। ओरा कैनियो को पसंद करता है, लेकिन कैनियो उसकी अगलीनेस की वजह से उसको पसंद नहीं करती। स्टार्ट में हमें मे को दिखाया जाता है, वो स्टेयर से चलती हुई नीचे आ रही होती है और उसने ब्राइडल की ड्रेस वेयर की होती है। साथ ही एक नीचे लड़का भी खड़ा होता है, लेकिन उस लड़के का फेस क्लियर नजर नहीं आ रहा होता। मैं उसके करीब आ जाती है और उसको देख के बहुत खुश हो रही होती है। इतने में कोई पीछे से उसको मारता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और नीचे गिरने लगती है। तो उसकी आँख खुल जाती है। मैं ये ख्वाब देख रही होती है और इस ख्वाब से वो बहुत डर जाती है, क्योंकि आज तक उसको कभी भी शादी का ख्वाब नहीं आया होता। फिर वो अपना सारा ख्वाब कैम को बताती है तो कैम उसके लिए कार्ड निकालता है और उसको बताता है कि तुम मरने वाली हो। ये सुन के वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि फाइनली अब मैं मरने वाली हूँ। जिसपे कैम उसको कहता है कि थोड़ा आराम से, यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा अजीब सी हैं। कैम के फेस से पता चल रहा होता है कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। फिर वो मेरे को बताता है कि भले इस कार्ड में जो लिखा है वो हो या ना हो, मगर तुम्हारी लाइफ में कुछ चीजें बहुत अजीब सी होने वाली हैं। मैं पूछती है कि इन सब बातों का क्या मतलब है, तो कैम बताता है कि हो सकता है कि तुम्हारी वीकनेस को निशाना बनाया जाए, लेकिन कैसे बनाया जाएगा मुझे इस चीज का कोई भी आइडिया नहीं है। और पूछती है कि मुझे इन सब चीजों से बचने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि मैं तो मरना चाहती हूँ। जिसपे कैम बताता है कि इन सब चीजों से बचने के लिए एक रास्ता है, तुम्हें प्यार करना होगा, वो भी उससे जो कि तुम्हारे इर्द गिर्द है। जिसपे मैं उससे पूछती है क्या तुम वाकई श्योर हो इस बारे में। फिर हमें नेक्स्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों पेन की कॉफी शॉप में आते हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे मिस्टर पॉर्म आते हैं और वो मे को देख के उसके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। मे को उनको इस तरह से बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
और कैम भी उनकी बातें सुन के बहुत शॉक्ड होता है। मे कहती है कि मुझे बहुत काम है और वो उठ के यहाँ से चली जाती है। मे के जाते ही एक और लड़की अंदर आती है जो कि काफी हॉट होती है। उसको देख के भी मिस्टर प्रॉम देखने लगते हैं और उसके साथ भी फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। मिस्टर प्रॉम की इस हरकत से पता चलता है कि वो हरी लड़की के साथ ही फ्लर्ट करते हैं। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। मे और कैम बातें कर रहे होते हैं और उनकी बातें केनियोप सुन लेती है और पूछती है क्या तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए, जिसपे मे उनको मना कर देती है और कहती है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। जिसपे केनियोप उसको कहती है कि शर्माओ मत, आजकल के दौर में तो बॉयफ्रेंड को शो किया जाता है। जिसपे वो कैम की तरफ देखती है और बोल देती है कि अगर मुझे अभी बॉयफ्रेंड नहीं मिला तो मुझे 1000 साल और जीना पड़ेगा। मैं ये कहने के बाद डर जाती है, लेकिन कोई भी इसकी बात पे ध्यान नहीं देता। जेली उसको कहती है कि प्यार करना तो बहुत ईजी है, मैं तो हर रोज ही किसी न किसी से प्यार करती हूँ। और एग्जाम्पल के तौर पर बताती है कि कभी मुझे लिमिन से हो जाता है और कभी जी चैन वॉक से। जिसपे केनियोप उसको कहती है कि जेली तुम कोरियन ड्रामा देखना बंद कर दो और सीरियस लाइफ में आ जाओ। साथ ही केनियोप कहती है कि मैं तुम सबको बताऊंगी कि प्यार किस तरह से किया जाता है। कैम भी मेरे को इशारा करने लगता है तो मैं उस पर पूछती है तो आप मुझे बताएं कि किस तरह से मैं प्यार करवाऊं। जिसपे केनियोप कहती है कि ये तो बहुत इजी है, जिसको तुम पसंद करती हो तुम उसको सेड्यूस करो। जिसपे जेली उसको कहती है कि एक बैनर के ऊपर बड़ा बड़ा आई लव यू लिखो। जिसपे मैं कहती है कि बिल्कुल वैसे ही जैसे पीछे लिखा हुआ है। ये लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीछे ओप खड़ा होता है और उसने बिल्कुल वैसे ही किया होता है और ये उसने केनियोप के लिए किया होता है। केनियोप उसको देख के बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। इतने वहाँ पे टोय आ जाता है जो कि प्रिंट आउट निकाल रहा होता है। उसको देख के केनियोप कहती है कि ये बिल्कुल सही मौका है, अभी तुम्हें बिल्कुल इसको आजमाना चाहिए। इन लोगों की बातें सुन के केनियोप काफी ज्यादा मोटिवेट होती है और वह जाके टोय के बराबर में खड़ी हो जाती है। जिसपे ये दोनों पीछे से खड़ी हुई इशारा करके बता रही होती है कि तुम्हें इस तरह से करना चाहिए। इन दोनों के इशारे देख के मेरे को थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन खुद भी इसके बाद वो ट्राई करती है। जिस तरह मैं करती है वो काफी ज्यादा अजीब सा होता है, क्योंकि आज तक मैंने इस तरह की कोई भी हरकत नहीं की होती, इसलिए उसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन इस चीज से कोई भी फायदा नहीं होता। फिर मैं पीछे मुड़ के देखती है तो वो दोनों उसको दूसरा तरीका बताती हैं। फिर मैं बिल्कुल वैसे ही करती है और अपनी शर्ट को साइड में करती है। टोय इसको देख रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि ये क्या करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद टोय दोबारा से अपने कामों में लग जाता है, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा एम्बेरस होती है। फिर मैं प्रिंट आउट हुए पेपर्स को अपने हाथ में पकड़ लेती है और अचानक से नीचे फेंक देती है। फिर वो जिस तरह से पेपर्स को उठाती है टोय इसको देख रहा होता है और उससे पूछता है क्या तुम मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। उसकी बात सुन के मैं काफी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन इतने वहाँ पे मिस्टर विन आ जाते हैं। मिस्टर विन को खड़ा देख के ये दोनों भी हंसने लग जाती हैं और यही सोचती हैं कि अब अगला नंबर मिस्टर विन का ही होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि मिस्टर विन और मैं बिजनेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं। इनकी बात जैसी खत्म होती है और मैं पीछे मुड़ती है, केनियो पर जेली खड़े हैं और वो मैं को इशारा कर रहे हैं कि तुम मिस्टर विन को भी सेड्यूस करो। मैं ये सोचते हुए भी बहुत डर रही होती है कि मैं अपने बॉस के साथ इस तरह से नहीं कर सकती। ये सोचते हुए मैं अपने टेबल पर वापसी आ जाती है और उन लोग से कहती है कि ये बिल्कुल भी मैं नहीं हूँ, मैं इस तरह की हरकतें नहीं कर सकती। फिर कैम उसको कहता है कि अगर तुम लोगों के लिए अपने दिल को नहीं खोलोगी तो तुम काफी टाइम तक अकेले रहोगी। ये सुन के मैं कहती है कि नहीं, मुझे इसी साल अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढना होगा। फिर कैनियोप उसको कहती है कि तुम इतने दुख से ये बात क्यों कह रही हो, अपने अंदर थोड़ी सी एनर्जी लेकर आओ। उनकी बात सुनते ही कैनियोप जोर से कहती है कि इस साल मैं अपने लिए हस्बैंड को ढूंढ लूंगी। जिसपे जेली अब भी उसको कहती है कि थोड़ा और एनर्जी लेकर आओ। ये सुन के मैं खड़ी हो जाती है और जोर से कहती है कि इस साल मैं अपने लिए हस्बैंड को ढूंढ लूंगी। जिसपे ये दोनों कहती हैं कि ये हुई ना बात और ये दोनों उसके लिए क्लैप करने लगती हैं। फिर कैम उसके पास आता है और उसको कहता है कि अगर तुमने अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया तो तुम जल्दी मर जाओगी। ये सुन के मैं खुश होती है और खड़ी हो जाती है और जोर से चिल्लाती है कि अब मैं मरने वाली हूँ। इसकी बात सुन के सब बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये क्या कह रही है, 1 मिनट पहले तो ये अपने लिए बॉयफ्रेंड चाह रही है और अब मरने की बात कर रही है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है मैं और पैट घर आ रहे होते हैं, लेकिन मैं पूरे रास्ते बहुत खुश होती है। जिसपे पैट उससे पूछता है क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से तुम इतना खुश हो। जिसपे मैं उसको कहती है कि अभी तक हुआ तो नहीं है लेकिन शायद होने वाला है। जिससे पैट उससे पूछता है तो मैं बताती नहीं है और मुस्कुराती हुई आगे चली जाती है। पैट को उसका रवैया देख के बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन वो भी उसके पीछे भागता हुआ आता है और यही सोचता है कि ये तो मुझसे कुछ नहीं छुपाएगी, मुझे बता देगी। इसके बाद आगे आके खड़ा होता है कि अचानक से उसको छींक आती है। उसको छींक लेता देख के मैं कहती है कि तुम थोड़ी सी सर्दी मुझे भी लगा दो और ये कहने के बाद वो आगे आती है। उसको देख के वो बहुत हैरान होता है, क्योंकि मैं तो हमेशा सीरियस रहती थी, इसी वजह से उसको बहुत अजीब सा लगता है कि इसको अचानक से क्या हो गया। फिर मैं उसको देख के मुस्कुराने लगती है और उसको कहती है कि अब तुम अपने घर जाओ, मैं भी जाकर रेस्ट करती हूँ। मैं अपने घर में आने के बाद भी यही सोच रही होती है कि बस थोड़ा ही टाइम मुझे जीना होगा, इसके बाद मैं जिंदगी को छोड़ दूंगी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टोई क्राइम सीन के रिसर्च पर आता है।
क्योंकि इनका ऑफिस इस चीजों पे रिसर्च करता है। वो आने के बाद इसकी तस्वीर वगैरह लेता है। साथ ही हमें नेक्स्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है। मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही होती है। वो वीडियो से देख के मेकअप कर रही होती है ताकि वो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग सके। मैंने आज तक कभी भी मेकअप इस्तेमाल नहीं किया होता, इसीलिए उसको मेकअप भी नहीं आता। मैंने ड्रेस पिंक कलर की पहनी होती है, लेकिन वीडियो में ग्रीन कलर इस्तेमाल किया होता है, तो अपनी आंखों पे ग्रीन मेकअप लगा लेती है। फिर वो ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है और खुद को शीशे में देखती है कि मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना। फिर नेक्स्ट हमें बस का सीन दिखाया जाता है। वो पैट के साथ ऑफिस आ रही होती है। ऑफिस आते हुए वो ऐसी हरकतें कर रही होती है कि जिससे पैट मेरा आई शेड देख ले, लेकिन पैट इस चीज को नोट नहीं करता। तो फिर खुद ही उससे पूछ लेती है कि तुम्हें आज मुझे कुछ नया नजर आ रहा है। उसकी बात सुन के पैट छींकता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुमने आज परफ्यूम लगाया हुआ है। जिसपे मैं उसको कहती है कि हाँ मैंने लगाया हुआ है और तुम्हें कुछ नया नजर नहीं आया। जिसपे पैड उसको कहता है कि नहीं मुझे तो कुछ फील नहीं हुआ। इसके बाद मैं अपने दिल में सोच रही होती है इस बस से ऑफिस जाना कितना ज्यादा इरिटेटिंग है, इससे अच्छा तो मैं खुद ही चली जाती। फिर पैड मे की तरफ आता है और उसकी खुशबू को सूंघने लगता है और उसको कहता है कि तुमने ऐसी खुशबू लगाई हुई है जैसे पहले मेरी ग्रैंडमा लगाती थी। तो ये स्मेल करके मुझे अपनी ग्रैंडमा की याद आ गई है। ये सुन के मैं एम्बैरेस होती है और मुस्कुराने लगती है क्योंकि मैं 2000 साल पुरानी है, तो उसके पास कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि बहुत ज्यादा एंटिक हैं। फिर हमें लिफ्ट का सीन दिखाया जाता है। मैं लिफ्ट में होती है कि इतने में मिस्टर वेन अंदर आते हैं। फिर ये लोग लिफ्ट में खड़े हो जाते हैं और फर्स्ट फ्लोर पे लिफ्ट ऑन होती है, तो उसमें से कुछ लोग बाहर निकलने लगते हैं। वो इतनी स्पीड से निकल रहे होते हैं कि उनका धक्का मेरे को लगता है, जिसकी वजह से वो मिस्टर विन के करीब हो जाती है। फिर मैं पीछे हटती है और मिस्टर विन को सॉरी कहती है। फिर ये दोनों खड़े हो जाते हैं और फिर से लिफ्ट ऑन होती है, तो उसमें से कुछ लोग निकलते हैं और फिर से वैसा ही होता है क्योंकि मैं और मिस्टर विन बीच में ही खड़े होते हैं। ये दोनों साइड पे नहीं हो रहे होते, इस वजह से ऐसा होता है। अब की बार जब मैं करीब आती है तो ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर मैं पीछे खड़ी होती है और यही सोचती है। पीछे हटने के बाद मैं यही सोचती है कि ये वही तरीका है कि जिससे आजकल की लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाती हैं। इसके बाद कोई भी लिफ्ट का बटन नहीं दबा रहा होता, तो मिस्टर विन करीब आते हैं और उसका बटन दबाते हैं। उनके करीब आते ही मैं उनको देखने लगती है, तो मिस्टर विन फिर सीधा होकर खड़े होते हैं। फिर वो मेरे को कहते हैं कि आज तुम बहुत ज्यादा डिफरेंट लग रही हो, लेकिन रोज ज्यादा अच्छी लगती हो। उनका कॉम्प्लीमेंट सुन के मैं समझती है कि शायद ये मेरी तारीफ कर रहे हैं और दिल में सोचती है कि शायद मेरा तरीका काम कर गया है। फिर लिफ्ट ऑन होती है और ये दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। इन लोगों के ऑफिस में आने के बाद मिस्टर पॉर्म ऑफिस में आते हैं और वो मिस्टर विन से कहते हैं कि मुझे किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में तुमसे बात करनी है, क्या तुम प्राइवेट में आओगे। इसमें मिस्टर विन उनको कहते हैं कि चले चलते हैं। वो यहाँ से जा रहे होते हैं तो उनकी नजर मे पे पड़ती है। फिर वो मे को देख के कहते हैं कि आज तुम फिर से बहुत प्यारी लग रही हो। ये सुन के मिस्टर विन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ये बात टॉय को भी अच्छी नहीं लगती। साथ ही जेली बात सुन के बहुत हैरान होती है और कहती है कि इसके बाद तीसरा ऑप्शन भी है, वो है मिस्टर पॉर्म। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि मैं टॉय के पास जाती है ताकि वो भी उसको नोटिस कर ले और आइज बार बार क्लोज करके उसको दिखा रही होती है, जिसपे टॉय नोटिस करता है और उससे पूछता है कि आज तुम्हारी डेट है। उसकी बात सुन के मैं खुश हो जाती है और उसको देख रही होती है, जिसपे टॉय उसको कहता है क्योंकि तुमने ग्रीन कलर का आई शेडो लगाया हुआ है, क्योंकि ये किसी चैट का कलर है। ये सुन के वो हैरान होती है और कहती है कि नहीं बस इसलिए क्योंकि आज वेडनेसडे है। जिसपे वो कहता है कि अच्छा ठीक है। ये सुन के मेरे को अजीब सा लगता है और वो वॉशरूम में आके मुंह धो लेती है। इतने में उसके पीछे कैन्यूब भी आती है और वो उसको देख के कहती है कि तुमने कितना अजीब सा मेकअप किया हुआ था, इससे तो लड़के तुम्हारे करीब आने के बजाय तुमसे दूर भाग जाएंगे। जिसपे मैं उसे कहती है कि तो फिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे मुझे इसी साल ही मेरा बॉयफ्रेंड मिल जाए। कैन्यूब उसको कहती है कि तुम मेरी तरफ देखो, मैंने कितना ज्यादा स्ट्रगल किया है ब्यूटीफुल रहने के लिए। उनकी ये बातें सुन के मैं अपना सर पकड़ लेती है। इसके बाद जेरी उसको कहती है कि तुम्हें कुछ ऐसा करना है जिससे तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल नजर आओ। तुम्हारा ये जो लुक है वो बहुत ओल्ड फैशनेट है, तो तुम अपने आप को थोड़ा अपडेट करो। ये सुनने के बाद मैं अपने आप को शीशे में देखने लगती है। फिर जेली उसको कहती है कि मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए, और ये कहते हुए मुस्कुरा रही होती है। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं ये तीनों ही नीचे आती हैं तो टॉय मे की तरफ दिखता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा ग्रीन शैडो कहाँ गया। ये सुन के मे बहुत एम्बैरेस होती है और अपने माइंड में एक्सक्यूज बनाने लगती है, जिसपे टॉय खुद से ही कह देता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तुम कहीं ज्यादा बेहतर लग रही हो। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से जाते ही कैन्यूब उसके करीब आती है और उसको कहती है क्या तुम तैयार हो हस्बैंड बनाने के लिए। फिर हमें नेक्स्ट डे ऑफिस का दिखाया जाता है। मिस्टर पॉर्म भी ऑफिस में आए होते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करने के लिए। इतने में मिस्टर विन भी ऑफिस में आ जाते हैं और सारे बॉयज ऑफिस में होते हैं, लेकिन कोई भी गर्ल्स ऑफिस में नजर नहीं आ रही होती। इतने में पैड ऑफिस में आता है और पूछता है कि बाकी लोग कहाँ हैं, वो नजर नहीं आ रहे। इतने में बाकी लोग भी ऑफिस में आ जाते हैं। मैंने अपने बाल कटवा लिए होते हैं और वो बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही होती है। मेरे को देख के सब बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। वो भी कहता है कि आज ही बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। पैट भी उसको देख के फौरन उसके पास आता है और उसको देखने लगता है और ये लोग टॉय को भी बहुत पसंद आता है। वो भी देख के बहुत खुश होता है। साथ ही मिस्टर विन के फेस पर भी एक अलग ही स्माइल होती है। जाता है वो मे के पास आती है और उसको कहती है कि मैंने रिकॉर्ड्स चेक किए हैं
और उन रिकॉर्ड्स को देख के मुझे पता चला है कि तुमने अभी तक अपनी सिक लीव नहीं दी। ये सुन के मैं हैरान हो जाती है और उसको कहती है कि हाँ वो इसलिए क्योंकि मैं कभी बीमार ही नहीं पड़ी। ये सुन के जेली उससे अभी भी आर्ग्यू करती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इतना ज्यादा खाना खाती हो लेकिन फिर भी मोटी नहीं होती। उसकी बातें सुन के मैं भी परेशान हो रही होती है। फिर हमें बैक का सीन दिखाया जाता है। मैं खाना खा रही होती है और उसके खाने में बहुत सारा ऑयली फूड होता है और वो बहुत ज्यादा खाना खाती है और जेली खाते हुए सिर्फ उसको देख रही होती है। फिर ये दोनों घर आ जाती हैं और जेली अपना वेट चेक करने की कोशिश कर रही होती है और मैं अभी भी बैठ के खा रही होती है। जेली वेट चेक करके बहुत हैरान रह जाती है। उसका वजन अभी भी 4 किलो बढ़ा हुआ आता है। दूसरी तरफ मे का इतना खाने के बाद भी वजन नहीं बढ़ता और वो जेली को देख के परेशान होती है, जिसपे मे कहती है कि शायद वो इसलिए क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, इसलिए मुझे कोई भी खाया हुआ नहीं लगता। फिर से हमें बैक का सीन दिखाया जाता है। जेली नीचे उतरती हुई आती है और उसके दांत में दर्द होता है और उसकी नजर मे पे पड़ती है तो उसको देख के हैरान रह जाती है क्योंकि मैं कल से ज्यादा यंग और ब्यूटीफुल लग रही होती है। फिर से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यही सोच सोच के जेली परेशान हो रही होती है और यही सोचती है कि ये दिन बर दिन इतनी ब्यूटीफुल कैसे हो सकती है। फिर उसकी नज़र स्टेपलर पे पड़ती है तो वो उसको उठा लेती है और यही सोच रही होती है मुझे चेक तो करना होगा, और वो डरते डरते मे की तरफ उस स्टेपलर को ला रही होती है और उसकी कमर पे जल्दी से पिन कर देती है। लेकिन इतने में मे पीछे मुड़ जाती है और उसको कहती है, मे कहती है कि तुम अपना काम कर लो, हमें प्रोजेक्ट जल्दी से जमा करवाना है। और ये कहती हुई वो आगे जाने लगती है। जेली इसको देख के बहुत परेशान होती है। जेली यही सोच रही होती है कि इसको तो मैंने इसकी बॉडी पे पिन कर दिया है लेकिन फिर भी उसको दर्द नहीं हुआ। नेक्स्ट हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है। ओबे सबको कहता है कि आप लोग सब डिनर एंजॉय करें क्योंकि ये डिनर, जिसपे कैम कहता है क्योंकि ये तुम्हारी तरफ से है, तो ओबे कहता है कि मेरी तरफ से नहीं है बल्कि ये हमारी बॉस की तरफ से है, जिसपे मिस्टर विन मना नहीं करते और कहते हैं कि ये मेरी तरफ से ट्रीट ही समझ लो। ये लोग सब बातें करते हुए डिनर कर रहे होते हैं लेकिन जेली परेशान होती है। एक प्रॉब्लम तो उसे ये होती है कि उसका वेट बढ़ जाएगा अगर उसने खाया तो, और दूसरा वो मे की तरफ से भी बहुत परेशान होती है। फिर उसे एक आइडिया आता है लेकिन उसकी वजह से वो काफी डर रही होती है, लेकिन वो हॉटपॉट में से स्पून निकालती है और गरम गरम मे के हाथ पे रख देती है। और ये देख के तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि मे को जरा सी भी तकलीफ नहीं होती। फिर मैं उससे पूछती है कि कुछ हुआ है, जिससे फौरन स्पून हटा लेती है और कहती है कि नहीं कुछ नहीं। फिर वो ऐसी स्पून को हिलाते हुए उसे ओबे के हाथ पे रख देती है और जैसी टच करती है तो ओबे जोर जोर से चीखने लगता है, जिसपे वो फौरन ओबे से सॉरी करती है और कहती है कि मैं अपना खाना बॉईल कर रही थी लेकिन गलती से शायद तुम्हारे हाथ पे लग गया। इस चीज को लेके जेली और परेशान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ओबे को तो ये इतना गर्म लगा जबकि मे को तो कुछ फील ही नहीं हुआ। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मिस्टर विन और मे एक ही चीज उठाने लगते हैं तो मे अपना हाथ पीछे कर लेती है, लेकिन मिस्टर विन वो उठा के मे की प्लेट में रख देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे बाद ले लूंगा, जिसपे मे मिस्टर विन को थैंक यू कहती है। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि डिनर करके ये लोग सब बाहर आ जाते हैं। ओबे और बाकी एम्प्लॉयज मिस्टर विन का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उनको कहते हैं कि हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास आप जैसे बॉस हैं। फिर पैड मे को कहता है क्या तुम आज मेरे लिए पे कर दोगी, मैं तुम्हारे साथ घर चल लेता हूँ, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। ये बात सुनते ही मिस्टर विन मे को कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मेरा घर बिल्कुल तुम्हारी डायरेक्शन में है। जिसपे मे उनको कहती है कि लेकिन आपको कैसे पता चला कि मेरा घर कहाँ है। तो मिस्टर विन ये सुन के हैरान होते हैं और उसको कहते हैं मुझे अभी तो ये पता नहीं है लेकिन तुम मुझे गाड़ी में बता देना कि तुम्हारा घर कहाँ है। जिसपे मे मान जाती है और फिर हमें कार का सीन दिखाया जाता है। कार में मिस्टर विन और मे के अलावा पैड भी होता है, क्योंकि पैड बराबर वाले घर में रहता है इसीलिए वो मे के साथ आ जाता है। फिर पैड को अचानक से गाड़ी में कुछ अजीब सी स्मेल आने लगती है तो वो मिस्टर विन से पूछता है कि ये किस किस्म की स्मेल है, जिसपे मिस्टर विन उसको बताते हैं कि एक तरह की परफ्यूम की स्मेल है। जिसपे पैड कहता है कि मगर ये स्मेल काफी पुरानी लग रही है। जिसमें मिस्टर विन उसको बताते हैं कि मुझे एंटीक चीजों का शौक है तो मैं अपने पास इस तरह की चीजें रखता हूँ। ये सुन के वो काफी हैरान होता है और मिस्टर विन को कहता है कि लेकिन आपका शौक काफी अजीब है, मैंने इससे पहले किसी का भी ऐसा शौक नहीं देखा। फिर वो मिस्टर विन को कहता है कि आप म्यूजिक ऑन कर देंगे, जिससे मिस्टर विन म्यूजिक ऑन करते हैं लेकिन म्यूजिक भी काफी पुराना होता है, जिससे पैड काफी ज्यादा इरिटेट होता है। तो मिस्टर विन को कहता है कि आप प्लीज इसको वापसी बंद कर दें। जिसमें मिस्टर विन कहते हैं कि मुझे ओल्ड चीजें पसंद है इसलिए मेरे पास ज्यादातर पुरानी चीजें ही हैं। जिसपे पैड उनसे पूछता है क्या मैं आपसे आपकी उम्र पूछ सकता हूँ, ऐसा लग रहा है कि आप काफी पुराने हैं। जिसपे मिस्टर विन कहते हैं कि चलो एक दूसरे की उम्र को गैस करते हैं कि किसकी उम्र कितनी है। फिर मिस्टर विन पहले मे की उम्र गैस करने के लिए जा रहे होते हैं, जिसपे मे उनको रोक देती है और मुस्कुराते हुए मिस्टर विन को कहती है कि मेरी उम्र का तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इसलिए हम ये गेम नहीं खेलते। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि मिस्टर विन इन दोनों को ही घर पे छोड़ देते हैं, जिसपे ये दोनों ही मिस्टर विन को थैंक यू कहते हैं। जिससे मिस्टर विन पूछते हैं कि तुम दोनों कब से नेबर्स हो। तो पैट कहता है कि इतना तो याद नहीं है लेकिन हमें काफी टाइम हो गया है। फिर मिस्टर विन मे की तरफ देखते हैं और उसको कहते हैं कि चलो कल मिलते हैं। ये सुन के मे शॉक्ड होती है और मिस्टर विन वहाँ से जाने लगते हैं और जाते हुए पीछे पलट के देखते हैं
मे की तरफ देख के मुस्कुराने लगते हैं तो मे इनका रवैया देख के काफी परेशान होती है और मिस्टर बिन वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन पैट बिल्कुल भी इस चीज को नोट नहीं करता। नेक्स्ट हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर बिन ने टॉय को अपने कैबिन में बुलाया होता है, साथ ही में भी कैबिन में आती है। मिस्टर बिन टॉय को कहते हैं कि जिस केस पे तुम काम करना चाहते थे वो केस मैं तुम्हें दे देता हूँ। ये सुन के टॉय बहुत खुश हो जाता है और फौरन उनको थैंक यू कहता है। लेकिन मिस्टर बिन खड़े होते हैं और उसको कहते हैं, और वो टॉय से कहते हैं कि लेकिन मेरी एक शर्त है कि आज के बाद से तुम मे को किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं करोगे, वो तुम्हारी वजह से काफी डेंजर में आ जाती है। ये सुन के टॉय मे की तरफ देखने लग जाता है, जिससे मिस्टर बिन उसको कहते हैं कि मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुम दोनों के भले की बात कर रहा हूँ। इसके बाद ये दोनों वहाँ से नीचे आ जाते हैं। मैं अपना काम कर रही होती है तो टॉय उसके पास आता है और उसको थैंक यू कहता है। उसको कहता है कि तुमने मुझे इतने अच्छे से मॉनिटर किया और मैं तुम्हारी वजह से काम में आगे बढ़ पाया, तो इन सब चीजों के लिए तुम्हारा थैंक यू। मैं उसकी बातें बहुत ध्यान से सुन रही होती है और अपने दिल में सोच रही होती है कि मैं उसकी बातों पे कोई भी रिस्पांस नहीं दूंगी, और मैं बिल्कुल वैसा ही कर रही होती है। टॉय उससे बात कर रहा होता है लेकिन वो किसी भी बात पे कोई रिस्पांस नहीं कर रही होती और वो सिर्फ उसको देख रही होती है। इतने में मिस्टर बिन आते हैं और इन दोनों को इस तरह से बात करता देखते हैं तो वो मे को कहते हैं कि मेरे पास ऑफिस में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन ये बात टॉय को अच्छी नहीं लगती और मे वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। मे ऑफिस में आती है और मिस्टर बिन से पूछती है कि आपने मुझे बुलाया, जिसमें मिस्टर बिन उसको कहते हैं मिस्टर पॉर्म आए हैं और वो चाहते हैं कि वो तुम्हारे साथ काम करें और तुमसे एक शॉर्ट स्टोरी लिखवाना चाहते हैं। ये सुन के मैं हैरान होती है और उनको कहती है कि मैं तो हिस्टोरिकल लिखती हूँ। ये सुन के मिस्टर पॉम उसके पास आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि इस टास्क के लिए तुम परफेक्ट हो, अगर तुम बुरा ना मानो तो हम लोग रात में डिनर कर लेते हैं और काम की बात भी कर लेंगे। ये सुन के मिस्टर बिन खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि इस चीज की जरूरत नहीं है, आपको जो भी बात करनी है आप ऑफिस में कर सकते हैं। जिसपे मिस्टर पॉम कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे को इस चीज से कोई प्रॉब्लम होगी अगर हम लोग बाहर जाके काम को डिस्कस करें। जिसपे मैं उनको मना नहीं करती और कहती है कि ठीक है। मिस्टर पॉम उसको कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें शाम को पिक करने के लिए आऊंगा, तुम तैयार रहना। ये सुन के मिस्टर बिन भी खामोश हो जाते हैं, लेकिन उनको खुद भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और मिस्टर पॉम उनको मुस्कुरा के देख रहे होते हैं। नेक्स्ट हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर पॉम ने डिनर का अरेंज लग्जरियस रेस्टोरेंट में किया होता है। रेस्टोरेंट देख के मैं उनको कहती है कि ये रेस्टोरेंट काफी ज्यादा फैंसी है, हम नॉर्मल रेस्टोरेंट में भी काम की बात कर सकते थे। जिसमें मिस्टर पॉम कहते हैं कि ये फैंसी तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं है, मैं नॉर्मल डिनर भी ऐसे ही रेस्टोरेंट में करता हूँ, तो मेरे लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है। जिसमें मैं कहती है कि ठीक है, हम लोग काम की बात कर लेते हैं। जिसपे मिस्टर पॉम उसको कहते हैं कि अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो हम किसी और रेस्टोरेंट में चल सकते हैं, जिसपे मैं उनको मना कर देती है। फिर ये दोनों अपने प्रोजेक्ट को लेके काम की बात कर लेते हैं। इसके बाद मिस्टर बिन एक वाइन की बोतल मंगवाते हैं। मिस्टर पॉम 1992 की स्पेशल वाइन मंगवाते हैं जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। फिर वो मे को पीते हुए देख रहे होते हैं। मैं उस ड्रिंक को पानी की तरह पी रही होती है और वो बिल्कुल भी ड्रंक नहीं होती। मिस्टर बिन उसको पीते हुए देखते हैं तो उसको कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी टॉलरेंस बहुत ज्यादा है, तुम तो बिल्कुल भी ड्रंक नहीं हो रही। इसके बाद वो दोबारा से वेटर को आवाज देते हैं और उसको कहते हैं अब तक की सबसे स्ट्रॉन्ग वाइन लेकर आओ। ये सुन के मैं हैरान रह जाती है कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं फिर इस चीज को इग्नोर कर देती है क्योंकि उसको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, वो कुछ भी पी ले, वो जरा सी भी ड्रंक नहीं हो सकती। फिर ये दोनों दोबारा से चीयर्स करते हैं और ड्रिंक करना शुरू करते हैं। मिस्टर पॉम खुद कम पी रहे होते हैं और वो मे को पीते हुए देख रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर में वो काफी ज्यादा ड्रंक हो जाते हैं। फिर मैं उनसे पूछती है कि आप ठीक हैं, तो मिस्टर पॉम कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, और वो वेटर को कहते हैं कि और ज्यादा ड्रिंक लेकर आओ। जिसपे मैं उनको कहती है कि मिस्टर पॉम अब हमें रोक देना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इतना पीना आपके लिए अच्छा होगा। जिससे मिस्टर पॉम उसको कहते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो मैं और भी ज्यादा टॉलरेट कर सकता हूँ। ये कहने के बाद वो वेटर को कहते हैं कि हमारे लिए और वाइन लेकर आओ। साथ ही वो मेरे को कहते हैं कि मैंने तुम जैसी पहली लड़की देखी है जो इतना ज्यादा वाइन पीने के बाद बिल्कुल ठीक है। जिसपे मैं मुस्कुराती है और उनको कहती है कि शायद वो इसलिए क्योंकि मैं इस वाइन को बर्दाश्त कर सकती हूँ। फिर मैं उनको कहती है कि मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। ये कहने के बाद वो वॉशरूम चले जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर बिन सोचते हैं कि आज मैं इस दिन को ऐसे जाने नहीं दूंगा। इसके बाद वो वेटर को बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि मुझे एक प्राइवेट रूम चाहिए, तो जितनी जल्दी हो सके उसका इंतजाम कर दो। फिर मिस्टर पॉम नशे की दवाई निकालते हैं और उसको गिलास में मिलाते हैं। उसकी चनी ड्रॉप बहुत ज्यादा हो जाती हैं। मिलाने के बाद मिस्टर पॉम सोचते हैं कि इसकी बर्दाश्त अच्छी है। इसके बाद वो आधी बोतल डाल देते हैं और उसको हिला के रख देते हैं। फिर मैं आती है और आने के बाद वो उस ड्रिंक को पी लेती है। मिस्टर पॉम उसको पीते हुए देख रहे होते हैं। मैं वो पूरा गिलास पी लेती है, लेकिन उसको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। ये देख के वो तो शॉक्ड हो जाते हैं
और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद वो खुद बेहोश होने का नाटक करते हैं। ये देख के मैं परेशान हो जाती है। मिस्टर पॉम गिर रहे होते हैं तो वो उनको पकड़ती है, लेकिन मिस्टर पॉम इस चीज का फायदा उठाते हैं और वो उसके कंधों पे हाथ रख लेते हैं। लेकिन इतने में मिस्टर विन वहाँ पर आ जाते हैं और वो मे का हाथ पकड़ के अपनी तरफ कर लेते हैं। ये देख के मिस्टर पॉम सीधा खड़े हो जाते हैं और मिस्टर विन को कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसपे मिस्टर विन कहते हैं कि ये मेरी एम्प्लॉय है, इसकी सेफ्टी का ख्याल रखना मेरा फर्ज बनता है, और वो मे का हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। इस चीज से मिस्टर पॉम को बहुत गुस्सा आता है, तो वो उनको आवाजें दे रहे होते हैं, लेकिन मिस्टर विन नहीं रुकते और ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ये दोनों गाड़ी में होते हैं और मैं गुस्से में होती है, तो उनसे पूछती है कि ये सब कुछ क्या था। जिसपे मिस्टर विन कहते हैं कि शायद तुम्हें उसकी इंटेंशंस नजर नहीं आई कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा था। जिसपे मैं उनको कहती है कि मैं ये बात जानती हूँ कि वो मुझसे क्या चाहते थे, लेकिन वो कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होते। मैं बड़ी हो गई हूँ, अपनी टेक केयर खुद कर सकती हूँ। वैसे भी अभी सिर्फ 11 बजे थे और ये काम का वक्त था। मिस्टर विन उसको कहते हैं मैं तुम्हें डेंजर में देखना नहीं चाहता था, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए आ गया। अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इतने में बारिश होने लगती है, तो मिस्टर विन कहते हैं कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा, इसके बाद मैं चले जाऊंगा। मिस्टर विन के पास एक ही अम्ब्रेला होती है, तो वो मे को घर तक छोड़ने के लिए आते हैं। जिसपे मैं उनको कहती है कि मुझे नहीं पता कि आप मुझे घर तक फॉलो क्यों कर रहे हैं, मैं खुद आ सकती थी, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच। जिसपे मिस्टर विन उसको कहते हैं कि एक बॉस का फर्ज बनता है कि वो अपनी एम्प्लॉयज की टेक केयर करे। फिर मैं उनको कहती है तो फिर तो आप सबका ख्याल रख रख के थक गए होंगे। तो मिस्टर विन उसको कहते हैं कि सबका तो नहीं, लेकिन सिर्फ उसका जिसकी मैं परवाह करता हूँ। ये सुन के मैं हैरान हो जाती है, क्योंकि मिस्टर विन का इशारा मे की तरफ होता है और वो उनको देखने लग जाती है। और मिस्टर विन की ये बात उसके दिल पे लगती है और वो काफी मुस्कुरा रही होती है। फिर अचानक से उसको ख्याल आता है और वो मिस्टर विन को कहती है काफी ठंड हो गई है, आप भी घर जाएं, मैं भी घर पे जाती हूँ। ये कहते हुए वो अंदर चली जाती है। मिस्टर विन जा रहे होते हैं और जाते हुए मे के घर की तरफ देख रहे होते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। दिखाया जाता है कि मैं लिफ्ट से ऊपर आ रही होती है, साथ ही वो अपनी लाइफ के बारे में सोच रही होती है कि पता नहीं कब मुझे प्यार होगा और पता नहीं कब इस जिंदगी से मेरी जान छूटेगी। ये सोचते हुए ऊपर आ रही होती है और देखती है कि मिस्टर विन ऊपर ही खड़े हैं। वो मिस्टर विन को देख के उनको हेलो कहती है, तो मिस्टर विन उससे पूछते हैं कि पुलिस की इंटेरोगेशन कहाँ तक पहुँची। साथ ही वो मे को कहते हैं कि अगर उस लड़की की जगह तुम मिस्टर पॉन्ड के साथ होती तो आज तुम्हारा रेप होता। ये सुन के मे कहती है कि इसका तो कोई चांस ही नहीं बनता। मे के ये कहने के बाद ये दोनों खड़े हुए एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इतने में कैनियोप आती है। कैनियोप उनको बताती है कि मैं हिस्ट्री की सारी बुक्स ले आई हूँ। ये सुन के मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि मे को यही डर होता है कि कहीं हिस्ट्री की बुक से मेरे राज ना खुल जाएं। मैं इन बुक को देख के बहुत डर रही होती है, तो फौरन इन पे कपड़ा डाल देती है और कैनियोप को कहती है कि इस काम को मैं देख लेती हूँ। जिसपे कैनियोप उसको मना कर देती है, तो मैं उसको कहती है कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। जिसपे कैनियोप उसको कहती है कि तुम बहुत अच्छी हो और हमेशा से मेरी हेल्प करती हो। मिस्टर विन मे को इस तरह करते हुए देख रहे होते हैं और उन्हें काफी हैरत होती है। दूसरी तरफ मे इन बुक्स को लेकर अकेले बैठ जाती है और उन हिस्ट्री की बुक्स को देख रही होती है, और जिस बुक के पर्चे पे उसका जिक्र होता है तो वो उस पर्चे को फाड़ देती है और उसको मशीन में डाल देती है। क्योंकि काफी सारी बुक्स ऐसी होती हैं जिनमें मे का जिक्र होता है, तो वो सारी बुक्स के पर्चों को निकाल देती है। वो अपनी खड़ी हुई बुक्स का काम कर ही रही होती है कि इतने में टॉय उसके पास आता है। वो उसको आवाज देता है तो मे डर जाती है। टॉय मे से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम अकेले में आ सकती हो। फिर टॉय जबरदस्ती मे का हाथ पकड़ के उसे स्टाफ रूम में लेकर आता है और कहता है कि मुझे मिस्टर पॉन्ड के बारे में तुमसे पूछना है, क्योंकि कल रात तुम उनके साथ थी, तो क्या कल उन्होंने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करने की कोशिश की। जिसपे मे कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो तो बहुत सिंपल और हॉट गाय हैं। मे की ये बात सुन के टॉय हैरान होता है और उससे पूछता है कि अच्छा वो कितनी % हॉट हैं। उसकी बात सुन के मे कहती है क्या तुम मुझे नर्वस करने की कोशिश कर रहे हो। इतने में वहाँ पे टोड आ जाता है। इतने में ओबे आके डेस्क पे बैठ जाता है। पैट को छींक आती है, जिसकी वजह से उसके हाथ से कॉफी गिर जाती है और वो मे की तरफ आ रही होती है, लेकिन मे साइड में हो जाती है, जिसकी वजह से वो ओबे की तरफ चली जाती है और उसका हाथ जल जाता है, जिसकी वजह से वो काफी जोर से चिल्ला रहा होता है कि ये बहुत गर्म है। साथ ही मे को कह रहा होता है कि तुम साइड में क्यों हुई, लेकिन मे और टॉय को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों खड़े हुए एक दूसरे को देख रहे होते हैं। पैट फौरन आता है और ओबे से माफी मांगने लगता है, जिसपे ओबे कहता है कि हर बार तुम ऐसा ही करते हो, अब तुम जाओ यहाँ से। इतने में मे का दिखाया जाता है उसके फेस पर भी कॉफी आई होती है, जिसपे टॉय उसको कहता है कि तुम्हें अपने फेस पे कोई गर्म चीज फील नहीं हो रही। उसकी बात सुन के मे हैरान होती है और अपने फेस पे हाथ लगाती है, तो उसको पता चलता है कि उसके फेस पर भी कॉफी आई है और वो फौरन साफ कर देती है। लेकिन ये चीज टॉय को बहुत ज्यादा परेशान करती है और ये सीन होते हुए फौरन बचपन का सीन सोचने लग जाता है, जब उसने एक बच्चे की जान बचाई थी और वो खुद ट्रेन के आगे आ गई थी। सोचने वाली बात ये है, ट्रेन के आगे आने के बाद वो बच कैसे सकती है। फिर टॉय मे से पूछ ही लेता है कि वो तुम ही थी ना जिसने उस बच्चे की जान बचाई थी। ये सुन के मैं हैरान होती है, तो टॉय उसको बताता है कि उस वक्त मैं 14 साल का था और ये मैंने अपनी आंखों से देखा था। जिसपे मैं उसको साफ मना कर देती है और कहती है कि अब से 14 साल पहले तो मैं बैंकॉक में हुआ करती थी और उसके बाद मैं 5 साल पहले साउथ कोरिया में रहा करती थी और अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर मैं शिफ्ट हुई हूँ।
मे की बातें सुन के टोई समझ जाता है कि ये झूठ बोल रही है। मे भी उससे जल्द से जल्द जान छुटवाती है और वहाँ से निकल जाती है। और टोई खड़ा हुआ इसको देख रहा होता है और यही सोच रहा होता है कि ये जो बोल रही है क्या ये सच है या झूठ है। दूसरी तरफ हमें कैंटीन का सीन दिखाया जाता है। ये लोग सब बैठ के लंच कर रहे होते हैं। मैं थोड़ा टेंशन में होने की वजह से बहुत ज्यादा खा रही होती है और उसको खाते हुए जेली देख रही होती है। और उसको खाता देख के उसको इतनी टेंशन होती है कि वो अपने खाने को रोक देती है और उसको कहती है कि नो मैटर कि तुम जितना भी खा लो लेकिन तुम मोटी नहीं होती और इस चीज में मैं तुमसे बहुत ज्यादा जेलस हूँ। लेकिन मैं उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। तो वो उससे पूछती है कि अच्छा तुम्हारे हस्बैंड वाले मिशन का क्या हुआ, क्या कोई तुम्हें पसंद आया या किसी को देख के तुम्हारा दिल धड़का। जिसपे मैं उसको कहती है कि लेकिन अभी तो पूरा साल पड़ा हुआ है, मैं अपने लिए ढूंढ लूंगी। जिसपे जेली कहती है कि तुम तो बहुत बोरिंग हो। उसको कहती है कि मैं तो अपने ड्रीम गाय का इंतजार कर रही हूँ कि वो मुझ तक कब तक पहुँचेगा। और ये बात कहते हुए वो ओबे से टेक लगा लेती है। ओबे उसको देख के बहुत मुस्कुराता है और कहता है तुम तो अपने ड्रीम गाय से मिल चुकी हो। ये सुन के उसको बहुत बुरा लगता है। पहले ओबे कैनियो पे लाइन मारने की कोशिश करता है, लेकिन जब कैनियो से बात नहीं बनती तो वो जेली को फंसाना शुरू कर देता है। लेकिन जेली उसको जरा सी भी इम्पोर्टेंस नहीं देती और वो उठ के यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है मे और टोए लिफ्ट में खड़े होते हैं कि अचानक से लिफ्ट खुलती है और लोग उसमें से निकलने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो टोए को थोड़ा सा पुश करते हैं। तो टोए मे की तरफ आ जाता है और उसके गाल पे किस कर देता है। इस चीज से ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। लेकिन उसके बाद ये दोनों काफी ज्यादा एम्बेरस होते हैं और ये दोनों ही जल्दी से लिफ्ट खुलने का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे लिफ्ट खुलता है तो पैट सामने ही खड़ा होता है। जैसे ही दोनों लिफ्ट से बाहर आते हैं तो पैट मे को कहता है कि मेरा काम खत्म हो गया है, चलो अब हम दोनों घर चलते हैं। ये बात सुन के टोई बहुत हैरान होता है और उससे पूछता है क्या तुम लोग एक साथ रहते हो। ये सुन के मे फौरन परेशान होती है और उसको फौरन ही एक्सप्लेन कर देती है और कहती है कि नहीं, हम लोग एक साथ नहीं रहते बल्कि हम लोग नेबर्स हैं। ये सुन के टोई उन दोनों से पूछता है कि अच्छा तुम लोग कब से नेबर्स हो। जिसपे पैट उनको कहता है कि ये बात तो हमें याद नहीं, लेकिन बचपन से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। उसकी बात सुनते ही मे को अचानक से ठसका लगता है। ये देख के पैट बहुत हैरान होता है और कहता है कि फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें खांसते हुए देखा है। और ये बात टोई को और भी ज्यादा परेशान करती है और वो कहता है कि फर्स्ट टाइम तुमने इस तरह से देखा है। ये लोग बताने जा ही रहे होते हैं कि इतने में ओबे आ जाता है और ओबे उन लोग को बताता है कि पीछे म्यूजियम में आग लग गई है तो हमें चल के देखना चाहिए। ये सुन के टोई बहुत घबरा जाता है और वो मे का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है। ये देख के पैट बहुत हैरान हो जाता है और वो वहीं खड़ा रह जाता है। नेक्स्ट हमें सीन दिखाया जाता है। ये लोग म्यूजियम के पास पहुँचते हैं और देखते हैं कि म्यूजियम में बहुत बुरी तरीके से आग लगी हुई है। पास ही खड़ी हुई एक औरत बहुत रो रही है क्योंकि उसका बच्चा अंदर रह गया है और वो अपने बच्चे को बचाने के लिए अंदर जाने की कोशिश कर रही है, जिसपे वो भी उसको रोक रहा है और मना कर रहा है। और ये सब कुछ खड़ी हुई मैं देख रही है। वो यही सोचती है कि मुझे तो कोई भी चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसलिए मुझे अंदर जाना चाहिए। ये सोचते हुए वो जल्दी से म्यूजियम के अंदर चली जाती है। उसको जाता देख के टोई बहुत परेशान होता है और वो भी उसके पीछे जाता है। उन दोनों को इस तरह से अंदर जाता देख के वो भी बहुत परेशान हो जाता है और उनको कह रहा होता है कि वो बहुत डेंजरस है, वहाँ पे मत जाओ। अंदर आने के बाद उसको एक बच्चा नजर आता है तो वो उस बच्चे को बचा लेती है। इतने में टोई वहाँ पे पहुँच जाता है तो वो उसको देती है और उसको कहती है कि इस बच्चे को लेके फौरन यहाँ से बाहर चले जाओ, क्योंकि मैं अचानक से बीच में फंस जाती है। उसको कहती है कि तुम चलो, मैं आती हूँ। जिसपे टोई इस बच्चे को लेके वहाँ से बाहर चला जाता है। मेन डोर की तरफ कुछ सामान गिर जाता है जिसकी वजह से मेन डोर क्लोज हो जाता है। फिर वो कहीं और रास्ता निकालती है बाहर निकलने के लिए। दूसरी तरफ उसके ऑफिस के एम्प्लॉयज उसका बाहर आने का इंतजार कर रहे होते हैं कि अचानक से म्यूजियम के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इसकी वजह से ये लोग सब बहुत डर जाते हैं, स्पेशली टोए, और ये लोग सब मे को आवाजें देने लगते हैं। टोए अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है तो वो काफी आगे पहुँच जाता है कि इतने में मे आती है और वो पूछती है कि तुम मुझे आवाजें क्यों दे रहे हो। उसको पीछे से आता देख के टोई बहुत हैरान होता है और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं क्योंकि इस चीज की भी काफी खुशी होती है कि इन दोनों की जान बच गई। इतने वहाँ पे डॉक्टर की टीम पहुँचती है और जो भी इंसान जला होता है तो वो उन लोग के लिए दवा लगाती है। जब वो मे को देखती है तो कहती है कि आप तो बहुत लकी हैं कि आपको कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ये सुन के टोई बहुत हैरान होता है और यही सोचता है कि मैं तो सिर्फ थोड़ी देर अंदर रहा हूँ, जबकि मेरे हाथ वगैरह इस वजह से जल चुके हैं और मे को कुछ भी नहीं हुआ। इतने में जेली की नजर पड़ती है और कहती है कि हमारे बॉस भी यहाँ पर आ गए हैं। मिस्टर विन जिस तरह से चलते हुए आ रहे होते हैं वो काफी हैंडसम लग रहे होते हैं। उनको देख के भी जेली काफी हैरान होती है, साथ ही मे भी उनको देख रही होती है। फिर वो मे के पास आके खड़े होते हैं और मे को कहते हैं कि तुम अपने आप को हमेशा प्रॉब्लम्स में डाल देती हो। जिसमें मे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साथ ही वो सबसे पूछते हैं कि तुम लोग ठीक हो, जिसपे सब कहते हैं कि हम ठीक हैं। जिसपे जेली मे को कहती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। जिसपे मे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो खड़ी होती है और खुद को दिखाने लगती है और कहती है कि देख लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतने में मिस्टर विन की नजर उसकी शर्ट पे पड़ती है जो कि साइड से फटी होती है। ये देख के फौरन अपना कोट उतारते हैं और मे को पहना देते हैं। ये देख के मे बहुत टच्ड होती है और टोई भी खड़ा हुआ ये देख रहा होता है तो वो काफी जेलस होता है और फौरन अपना मुंह उन लोग की तरफ से हटा लेता है। टोई को देख के ऐसा लग रहा
होता है कि वो भी मे के लिए कुछ फील करने लगा है। नेक्स्ट हमें मे का सीन दिखाया जाता है। वो अपने घर पे आ जाती है और अपने आप को देख रही होती है और यही सोच रही होती है कि मैं तो पूरी आग में से होके आ चुकी हूँ, लेकिन मेरी स्किन को तो कुछ भी नहीं हुआ। इतने में उसको शीशे में मिस्टर विन का कोट नजर आता है। उसको देख के वो उसको देखने लग जाती है। मिस्टर विन के कोट को देखते हुए उसका दिल काफी तेजी से धड़कने लगता है। इसके बाद वो अपने दिल पे हाथ रखती है और यही सोचती है कि मेरे दिल को क्या हो गया। और अपने दिल पे हाथ रखते हुए मैं यही सोचने लगती है, क्या मुझे मिस्टर विन से प्यार हो गया है या बस ऐसे ही उन्होंने मेरी हेल्प करी, ये सोच के मेरा दिल धड़क रहा है। नेक्स्ट हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। मैं ऑफिस आती है तो कैन्यूब को देखती है कि वो कुछ काम कर रही है। उससे पूछती है कि ये सब कुछ क्या है, जिसपे कैन्यूब उसको बताती है कि म्यूजियम में तो तकरीबन सामान खराब हो चुका था, लेकिन कुछ तस्वीरें अभी भी बच गई हैं, तो वो उनको हम यहाँ ले आए हैं। ये सुन के मैं हैरान होती है और उसको कहती है कि लेकिन तुम इन चीजों को यहाँ पे क्यों लेकर आए, ये हमारे करने वाली चीज तो नहीं है। फिर कैन्यूब उसको बताती है कि मिस्टर विन का म्यूजियम में आधा हिस्सा था, इसी वजह से उन्होंने हमसे कहा है कि मैं इन तस्वीरों को यहाँ पे ले आऊँ। इतने में मे की नजर एक तस्वीर पड़ती है जो कि वो मे की खुद की होती है। ये सुन के मैं हैरान होती है और कैन्यूब को कहती है कि ये काम मैं कर देती हूँ, जिसपे कैन्यूब कहती है कि नहीं, मैं खुद कर लूंगी, तुम वैसे भी मेरी बहुत हेल्प करती रहती हो, ये मेरी जॉब है, मैं इसको खुद मैनेज कर लूंगी। फिर इतने में एक तस्वीर उठाती है और कहती है कि ये तस्वीर तो काफी जानी पहचानी लग रही है। ये देख के मैं डर जाती है और उस तस्वीर को छीनने लग जाती है, जिसपे कैन्यूब कहती है क्या इस तस्वीर को मैंने पहले कभी देखा है, जिसपे मैं उसको मना करती है और कहती है कि तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। इतने में वहाँ पे पेन आ जाता है। मैं पेन को इशारा कर देती है तो पेन आगे आ जाता है और वो कैन्यूब को कहता है कि इन तस्वीरों को मैं देख लेता हूँ। क्योंकि कैन्यूब को यंग लड़के बहुत पसंद होते हैं तो वो उसको मना नहीं करती और कहती है कि चलो तुम कर लो। नेक्स्ट हमें टेरेस का सीन दिखाया जाता है। टॉय टेरेस पे खड़ा होता है कि इतने में वहाँ पर आती है। उसको देख के कहता है कि तुम यहाँ पर आ गई। साथ ही अपनी जेब से बबल टी के कूपन निकालता है और मेरे को देता है, जिसपे मैं उससे पूछती है कि ये क्या है। दूसरी तरफ हमें उबी का दिखाया जाता है। वो अपनी दराज में बबल टी के कूपन ढूंढ रहा होता है और कहता है कि इसको मैंने यहीं रखे थे और मैंने पूरे 5 कूपन कलेक्ट कर लिए थे, लेकिन अब उनमें से एक भी नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ टॉय मे को बताता है कि इस चीज से मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तुमने मेरे कामों में मेरी बहुत हेल्प करी है, उस सब के लिए थैंक यू। फिर मैं उससे वो कूपन लेने लगती है तो टॉय उसको दे नहीं रहा होता और उसे कहता है कि पहले मुझे ये बात बताओ कि कल रात तुम उस आग से कैसे बची। इतने में वहाँ पे मिस्टर विन आ जाते हैं और वो इन दोनों को इस तरह देखते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता और वो मेरे को कहते हैं कि अभी इसी वक्त मुझसे मेरे ऑफिस में आके मिलो। नेक्स्ट हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर विन मेरे को कहते हैं कि आइंदा के बाद से तुम टॉय से नहीं मिलोगी और तुम्हें उसकी हेल्प करने की भी जरूरत नहीं, मैं किसी और को कह दूंगा जो कि उसकी हेल्प कर लेगा। उनकी बात सुन के मैं हैरान होती है। वो कुछ कहना चाह रही होती है लेकिन वो नहीं कह पाती। फिर वो मेरे को एक्सक्यूज देते हैं और उसको बताते हैं कि टॉय के अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं है और वो बिना सोचे समझे हर काम कर देता है। इसी वजह से वो अपने इर्द गिर्द लोगों को डेंजर में डाल देता है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी लाइफ इस तरह से डिस्टर्ब हो। उनकी बात सुन के मैं हैरान होती है। साथ ही उसको कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम उसके करीब हो क्योंकि मुझे उस पर कोई भरोसा नहीं है। साथ ही मेरे को कहते हैं कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है जेली अचानक से रात पे मे के घर पे आती है। मे के पूछने पे बताती है कि मुझे एक अर्जेंट टास्क मिला है, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा और इसमें तुम भी इन्वॉल्व हो। इतने में मे की नजर उन तस्वीरों पे पड़ती है। ये देख के वो जेली को अंदर बुला लेती है। जेली सारा सामान रखती है और उससे पूछती है ये जो हिस्ट्री में औरत है ये तुमसे मिलती है, अब तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम आग में सरवाइव कर गई और तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। इससे पहले मैंने तुम्हें स्टेबलर चुबाया, तुम्हें वो भी फील नहीं हुआ और इस दिन तुम्हें मैंने जलता हुआ स्पून भी लगाया था, तुम्हें वो भी फील नहीं हुआ, तो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। जिसपे मैं उसको कहती है कि ये सब कुछ तुम क्या कह रही हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो अब मुझे तुम बताओ कि तुम आखिर हो कौन। अभी मैं उसको कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जेली उसको कहती है कि मैंने काफी टाइम से तुम पे नजर रखी हुई है और इस चीज से मैं ये आइडिया लगा सकती हूँ कि तुम में कुछ तो अजीब है। ये कहते हुए उसके करीब आने लगती है और उससे पूछती है क्या तुम कोई एलियन हो। जिसपे मैं उसको कहती है कि तुम बहुत ज्यादा मूवीज देखने लगी हो। इस पे जेली कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि भले कुछ भी हो जाए तुम नहीं मर सकती। ये सुन के मैं मुस्कुराती है और उसको कहती है कि जेली तुम क्या फजूल की बातें कर रही हो। ये कहने के बाद जेली उसको एक छुरी दिखाती है और उससे माफी मांगने लगती है और फौरन उसके पेट पे मार देती है। मारने के बाद ये देख के वो बहुत हैरान होती है क्योंकि मे को तो कोई नुकसान ही नहीं होता। फिर वो उस छुरी को मे के पेट पे बार बार मारने लगती है लेकिन मे को कुछ भी नहीं होता। ये देख के जेली बहुत हैरान हो जाती है। मे उसको देख के मुस्कुराने लगती है। ये चीज जेली को और भी परेशान करती है और ये देख के वो बेहोश हो जाती है। गाइस जितनी मेहनत मैंने इस वीडियो पे की है उस सब के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को 50K तक कर दीजिएगा। के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि जेली मे को मारने की कोशिश करती है और वो इसलिए ताकि जेली को पता चल सके कि मे आखिर है कौन। जब वो ये देखती है कि मे को कोई भी असर नहीं हुआ, ये देख के वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि जब जेली को होश आता है तो मैं इसको सारी बातें बता देती है। जेली उसको कहती है कि मैं तो विश करती हूँ कि मैं भी शायद तुम्हारी तरह 2000 सालों से जी रही होती,
और मैं भी तुम्हारी तरह जितना भी खाती मैं भी मोटी नहीं होती, और मैं इस दुनिया की हर कंट्री में जाती और जाके वहाँ का खाना ट्राई करती। तुम जितना भी खा लो तुम कभी मोटी नहीं होती, काश मैं तुम्हारी तरह होती। साथ ही जेली कहती है कि इस चीज में मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है। जिस पे मैं उसकी सारी बातें सुन रही होती है और उसको कहती है कि तुम्हें पता है कि इस चीज में मैं तुमसे जलती हूँ। मैं अपनी जिंदगी से बहुत डरती हूँ कि मुझे नहीं पता कि मेरी कब डेथ हो जाएगी, इसीलिए मैंने आज तक किसी से भी मोहब्बत नहीं की और ना ही मैं किसी के साथ ज्यादा अटैच होती हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि मुझे खोने के बाद वो मुझे बहुत ज्यादा मिस करेगा। और ये सब बातें करते हुए मैं काफी ज्यादा सैड हो रही होती है। जेली उसको कहती है कि तभी मैंने ये चीज तुम में नोट की है, इतना टाइम अकेले रहने की वजह से तुम सच्चे प्यार की फीलिंग्स भूल गई हो। फिर जेली उसको कहती है कि अच्छा इसी साल तुम अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहती हो ताकि तुम्हारा वो श्राप भी टूट सके, ताकि तुम आराम से मर सको। जिसपे मैं कहती है कि हाँ। फिर जेली में इसे पूछती है कि अच्छा ये बताओ क्या तुम्हारे दिल में किसी के लिए फीलिंग्स हैं। मैं इस बारे में आंखें बंद करके सोचती है लेकिन उसको किसी का भी चेहरा नजर नहीं आता। जिसपे जेली उसको कहती है कि तुम इस बारे में परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें जल्द से जल्द कोई भी बॉयफ्रेंड मिल जाएगा जिसकी वजह से तुम्हारा ये श्राप टूट जाएगा। फिर जेली उसको कहती है कि चलो हम दोनों मिलकर सेल्फी लेते हैं। फिर ये दोनों सेल्फी लेती हैं। फिर नेक्स्ट हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। काफी रात हो जाती है, जेली ऑफिस में आती है और वो ऑफिस में आने के बाद मे की प्रोफाइल को चेंज कर देती है और अपने दिल में यही सोच रही होती है कि मैं तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। फिर हमें नेक्स्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है। मैं कैफे में आती है और वो अपने लिए कुछ ब्रेकफास्ट लेने के लिए आई होती है, जिसपे पैड उसको कहता है आज एक चीज पर दूसरी चीज फ्री है तो तुम ये ले लो, मैं तुम्हें ये चीज भी फ्री दे देता हूँ। फिर मैं उससे वो चीज लेके अपने बैग में रख लेती है, लेकिन पैड देखता है कि मैं अभी भी ऐसी ही खड़ी है। ये देख के वो उसको एक और केक उठा के देता है। मैं इस चीज का मना नहीं करती और उसको बैग में रख लेती है और ये रखने के बाद पैड को कहती है कि इतना काफी है। फिर वो पेमेंट करने के लिए जा रही होती है कि इतने में मिस्टर बिन वहाँ पर आ जाते हैं। मिस्टर बिन उसकी जगह पेमेंट करने लगते हैं तो इस पे मैं उनसे पूछती है कि आप इस तरह से ना करें, तो वो कहते हैं कि तुम हमारे ऑफिस के आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय हो तो इतना तो मैं कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद मैं खामोश हो जाती है तो पैड उसको 2 ड्रिंक्स देता है। मैं दोनों ही ड्रिंक ले लेती है और मिस्टर बिन का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर बिन ऑफिस में गिर जाते हैं जिसकी वजह से उनके हाथ में चोट लग जाती है। फिर मिस्टर बिन मे के साथ आके सोफे पे बैठ जाते हैं और अपनी चोट को देख रहे होते हैं। साथ ही मे को मिस्टर बिन को देख के बहुत अफसोस हो रहा होता है और वो उनको देख रही होती है। जैसे मिस्टर बिन उसकी तरफ देखते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। इतने में वहाँ पर टोय आ जाता है और ये सीन देख के उसको बहुत बुरा लगता है और वो फौरन मे को कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बाहर आओगी, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। मे को भी उसको देख के कुछ अजीब सा लगता है तो मैं उसको कहती है कि मैं भी बाहर आती हूँ। नेक्स्ट हमें टेरेस का सीन दिखाया जाता है। टोय मे के करीब आके खड़ा हो जाता है और उसको कहता है कि आजकल चीजें काफी ज्यादा अजीब सी हो रही हैं, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? जिसपे मैं उससे पूछती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। फिर टोय उसको बताता है कि जैसे मिस्टर पॉम का केस में फंस जाना और अचानक से आग लग जाना और उस म्यूजियम में तुम्हारा फंस जाना और धमाका होने के बाद भी तुम्हारा वहाँ से सेफ निकल आना, ये सब चीजें कितनी अजीब सी लगती हैं। मैं टोय की बातें सुन रही होती है लेकिन वो कुछ भी नहीं कह रही होती तो टोय से कहता है कि मुझे बस एक बात बताओ, क्या इन सब चीजों से तुम्हारा कोई लेना देना है? उसकी बात सुन के मैं घबरा जाती है और उसको देखने लग जाती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। टोय के इस तरह देखने पे मे का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है, जिसकी वजह से वो अपने दिल पे हाथ भी रख लेती है और यही सोच रही होती है कि मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है। इतने में वहाँ पे पैड आ जाता है और वो मे को कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें पूरे ऑफिस में ढूंढ लिया, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, चलो हम लोग घर चलते हैं। और वो मे का हाथ पकड़ के उसको अपने साथ ले जाता है। मैं जाते हुए पीछे पलट के टोय को देख रही होती है और टोय भी उसको नहीं रोकता। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है मैं सुबह अकेले ऑफिस आ रही होती है कि इतने में मिस्टर पॉम आके उसका रास्ता रोक लेते हैं। आने के बाद वो मे को कहते हैं कि तुम तो हमारी ऑफिस की बहुत अच्छी एम्प्लॉय हो, चलो मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारे साथ कोई काम डिस्कस करना है। और वो ये कहने के बाद मे को गन दिखाते हैं लेकिन मैं इस चीज से बिल्कुल भी नहीं घबराती। फिर मिस्टर पॉम मे को धमकी देते हैं और उसको कहते हैं कि अगर तुम नहीं चाहती कि किसी और की जान को खतरा हो तो तुम्हें मेरे साथ चल लेना चाहिए। उनकी ये बात सुन के मैं थोड़ा परेशान होती है और वो पीछे देखती है कि वहाँ से टोय आ रहा होता है और वो टोय को आता देख के यही सोचती है कि कहीं उसकी जान को खतरा ना हो जाए और ये सोचते हुए मिस्टर पॉम के साथ जाने लगती है। पैड अपनी शॉप में होता है और वो मे को ऐसे जाता देख के वो घबरा जाता है और वो फौरन निकल के शॉप से बाहर आता है। इतने में टोय भी वहाँ पे पहुँच जाता है तो वो टोय को बताता है कि मे मिस्टर पॉम के साथ कहीं चली गई है। ये बात सुनते ही उसको अचानक से और आता हुआ नजर आता है तो वो उसको कहता है कि तुम यहाँ से बराबर वाली सीट पे जाओ और वो जल्दी से ओबी की गाड़ी ड्राइव करके उनका पीछा करने लगता है। जिसपे ओबी उससे पूछता है कि तुम किसका पीछा कर रहे हो, लेकिन टोय उसको कुछ भी नहीं बता रहा होता। ओबी बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो कहता है कि मेरी गाड़ी बहुत कीमती है तो उसको आराम से ड्राइव करो। दूसरी तरफ हमें मे का दिखाया जाता है। वो तो मिस्टर पॉम के साथ बिल्कुल सुकून से बैठी होती है क्योंकि उसको ये बात पता होती है कि मुझे कोई भी चीज नुकसान नहीं पहुँचा सकती और ये चीज मिस्टर पॉम को और भी ज्यादा परेशान कर रही होती है कि आखिर किसके
किस्म की लड़की है कि ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं डर रही। फिर मिस्टर पॉम मे को बताते हैं कि अगर तुम्हारे बॉस को पता चलेगा कि तुम मेरे साथ हो तो वो जरूर तुम्हें बचाने के लिए आएगा, फिर मैं उससे अपना बदला लूंगा। ये कहने के बाद मिस्टर पॉम मिस्टर विन को कॉल लगाते हैं और उनको कहते हैं, और कॉल जब रिसीव होती है तो मिस्टर पॉम उनको बताते हैं कि तुम्हारे ऑफिस के आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय मेरे साथ है। ये सुन के मिस्टर विन बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और वो कुछ भी नहीं कहते। ये चीज मिस्टर पॉम को गुस्सा दिलाती है और वो उसको कहते हैं कि तुम कुछ तो बोलो, लेकिन मिस्टर विन तब भी कुछ भी नहीं कहते। तो वो मे की तरफ मोबाइल करता है और उसको कहता है कि कुछ ऐसा बोलो जिससे इसका दिल टूट जाए, लेकिन मे भी कुछ नहीं कह रही होती। ये देख के मिस्टर पॉम को और गुस्सा आता है और वो उस पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि तुम कुछ कहो। और वो इतने ज्यादा गुस्से में होते हैं कि उनके हाथ से गोली चल जाती है और वो गोली मे के पेट में लगती है, लेकिन मे को तो कुछ भी नहीं होता। और इसकी आवाज मिस्टर विन को आती है जिसकी वजह से वो भी थोड़ा परेशान होते हैं। दूसरी तरफ हमें ओबे का दिखाया जाता है। वो टोई को कह रहा होता है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, तुम कुछ भी नहीं बता रहे, मुझे काम पे जाना है। मिस्टर पॉम ये सीन देख के बहुत डरने लग जाते हैं। फिर मैं उनके करीब होती है और उनको कहती है कि एक बात याद रखना, मैं तुम जैसे लोगों से नहीं डरती। ये बात सुनने के बाद मिस्टर पॉम बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और वो काफी पागलों वाली हरकतें कर रहे होते हैं। इन लोगों को ड्राइव करते हुए रात हो जाती है, जिसपे ओबे कहता है कि आखिर कब तक हम लोगों को इस तरह सफर करना होगा। जिसपे टोई कहता है कि बस एक ही चांस बचा है कि हम लोगों को उनकी गाड़ी के आगे आके रोकना पड़ेगा और इससे हो सकता है कि हमारी गाड़ी क्रैश हो जाए और हम लोग को लग भी सकती है। ये सुन के ओबे कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, ये मेरी गाड़ी है, लेकिन हम इस तरह का कुछ भी नहीं करेंगे। दूसरी तरफ मिस्टर पॉम को भी पता चल जाता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। ओबे उसको कहता है कि आराम से, वरना तुम्हारी वजह से हम 4 लोग मारे जाएंगे, रहेंगे तो सिर्फ हम 3, हो सकता है कि एक हम में से अभी भी सरवाइव कर जाए। उसकी बात सुनने के बाद ओबे परेशान होता है और वो काउंट करने लग जाता है। दूसरी तरफ हमें मिस्टर पॉम को दिखाया जाता है, वो गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं कि अचानक से उनकी गाड़ी के उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी बेकाबू हो जाती है, जिसकी वजह से वो किसी चीज से टकराते हैं और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इतना ज्यादा बुरा होता है कि मिस्टर पॉम की उसी वक्त डेथ हो जाती है। मे को तो कुछ भी नहीं होता। और दूसरी तरफ ओबे और टोई ये सीन देख रहे होते हैं और ये देख के वो ओबे बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ टोई यही सोच रहा होता है कि मे को तो कहीं कुछ नहीं हो गया, अगर मे जिंदा है तो वो अभी तक गाड़ी से बाहर क्यों नहीं निकली। दूसरी तरफ हमें मे का दिखाया जाता है, वो भी काफी बुरी तरीके से गाड़ी से टकराती है, जिसकी वजह से उसकी गर्दन फ्रैक्चर हो सकती थी, लेकिन उसको कोई भी नुकसान नहीं होता। फिर वो उठती है और गाड़ी से बाहर निकलती है। मे को गाड़ी से बाहर निकलता हुआ टोई देख रहा होता है और जैसा उसने अंदाजा लगाया होता है बिल्कुल सीन वैसा ही होता है। और मैं बाहर आते ही अंगड़ाइयाँ लेना शुरू कर देती है और जैसे वो पीछे मुड़ती है तो देख के टोई को हैरान रह जाती है। टोई को मे को देखते ही उसे अपने बचपन वाला सीन याद आ जाता है और वो यही सोचता है कि वाकई ये वही लड़की थी जिसने उस बच्ची को बचाया था। फिर मैं भी टोई को देखने के बाद इस तरह का नाटक करती है कि जैसे उसको भी कुछ चोटें आई हों। इतने में पुलिस के सायरन की आवाज आती है। ये देख के ये दोनों परेशान हो जाते हैं। टोई मे को कहता है कि फौरन यहाँ से चलो, तो वो मे का हाथ पकड़ के फौरन अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर पॉम क्योंकि मर चुके होते हैं तो वो गाड़ी में ही रहते हैं। पुलिस के पहुंचने से पहले ही गाड़ी में धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी गाड़ी जल जाती है। तरफ हमें गाड़ी का सीन दिखाया जाता है। ये लोग घर जा रहे होते हैं कि अचानक से ओबे को होश आता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इतने में उसकी नजर मे की तरफ पड़ती है तो उसको देख के बहुत हैरान होता है और उससे पूछता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। जिसपे वो टोई को कहता है कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, इनकी गाड़ी का तो काफी बुरा एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन टोई उसकी बात का जवाब नहीं देता। तो वो मे को बताता है कि हम तुम्हारी वजह से काफी ज्यादा परेशान थे और टोई की हालत तो देखने वाली थी और वो तुम्हारी वजह से इतनी दूर से ड्राइव करता हुआ आ रहा था। वो टोई की तारीफें करने लगता है। मे भी ये बात सुन रही होती है और वो काफी ज्यादा एम्बेरस होती है और टोई उसको देख रहा होता है। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है। टोई और मे दोनों घर आ रहे होते हैं और रास्ते में ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। टोई तो मे की तरफ देखने के बाद अपनी नजरें हटा लेता है, लेकिन मे मुसलसल उसको देखती रहती है, यहाँ तक कि उसका दिल धड़कने लग जाता है। फिर वो अपने सेंस में आती है और उसको कहती है कि तुम मुझे घर तक छोड़ने के लिए क्यों आ रहे हो। जिसपे टोई इसको कहता है कि अपना ख्याल रखा करो ताकि दूसरे तुम्हारी वजह से परेशान ना हो। उसकी ये बात सुन के मैं उसको देखने लग जाती है। फिर टोई इसको बाय कहता है और वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर पॉम की डेथ होने की वजह से उनके ऑफिस में तस्वीर लगाई जाती है और उसके आगे फूल रखे जाते हैं, क्योंकि मिस्टर पॉम इस ऑफिस के एक बड़े क्लाइंट होते हैं। फिर ओबे पूरे ऑफिस को कहानी सुनाना शुरू कर देता है और कहता है कि कल का सीन बहुत ज्यादा हॉरिबल था और बताता है कि टोई ने अपनी जान पे खेल के मे की जान बचाई है। जिस पे कैनियोप कहती है कि सारी फालतू की बातें छोड़ दो, सबसे अच्छी बात ये है कि मे सेफ है। ये लोग सब बातें कर रहे होते हैं कि इतने में मिस्टर विन नीचे आते हैं और वो अपने ऑफिस के एम्प्लॉय से कहते हैं कि मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मिस्टर पॉम इस दुनिया में नहीं रहे। जिस पे कैनियोप मिस्टर विन को देख के कहती है कि इनको देख के तो मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं। और मिस्टर विन कहते हैं कि ये वक्त आप लोग सबके लिए भी बहुत मुश्किल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग सब मिलके एक पिकनिक पे चलते हैं।
ये सुन के सब बहुत खुश हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि लेकिन इससे पहले हम लोगों को एक पार्टी अटेंड करनी है और इस पार्टी का नाम है घोस्ट पार्टी। फिर ये लोग सब मिलके बैठ जाते हैं और इस पार्टी के लिए डिसाइड करने लग जाते हैं कि हम लोग किस तरह का कॉस्ट्यूम पहनेंगे और किस तरह का हॉरिबल थीम देंगे। लेकिन यहाँ परेशानी ये होती है कि ये लोग अपने पार्टनर को चूज नहीं कर पा रहे होते। फिर कैनियोप कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, इससे हमें परेशानी भी नहीं होगी और जिसके पास जो पार्टनर आएगा उसे वो एक्सेप्ट करना होगा और वो जो अपने पार्टनर के साथ करना चाहे वो कर सकता है। इस बात से सब राजी हो जाते हैं। ये सुनने के बाद ओबी बहुत खुश हो जाता है और वो फौरन प्रे करने लगता है कि कैनियोप ही मेरी पार्टनर बने। ये सुन के कैनियोप चिढ़ जाती है। फिर ये लोग सब पर्चियों पे नाम लिख लेते हैं और बारी बारी पर्चियां उठाना शुरू करते हैं। लेकिन अभी ये चीज ये लोग एक दूसरे को नहीं बताते कि कौन किसका पार्टनर बना है। वो बात इन लोग सबको पिकनिक नाइट पे बतानी होती है। अब इन लोग के पास अपने पार्टनर को परेशान करने की पूरी अपॉर्चुनिटी है कि जिस तरह चाहें वो उसको परेशान कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि मे स्टेयर से नीचे आ रही होती है कि इतने में उसके सामने टोय आ जाता है। ये दोनों आगे पीछे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन दोनों ही काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तो मैं उसको देख के मुस्कुराती है और कहती है कि अगर मैं यहाँ खड़ी रह गई तो पूरा दिन निकल जाएगा, मैं अपने काम के लिए जा रही हूँ। ये कह के वहाँ से जाने लगती है। उसकी बात सुन के टोय भी मुस्कुराने लगता है। इतने में पैड आता है और उसके हाथ में एक डमी होती है और उस डमी से वो ओबी को डरा देता है। तो पैड उसको कहता है कि ये तो फेक है, जिसपे ओबी कहता है कि भले ये फेक हो लेकिन आइंदा के बाद से इस तरह की चीजें मुझे नहीं दिखाना। फिर नेक्स्ट हमें घोस्ट पार्टी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर अलग अलग तरह की कंपनी के लोग आए होते हैं और सभी लोगों ने घोस्ट का कॉस्ट्यूम वेयर किया होता है। इतने में वहाँ पे कैनियोप और मिस्टर वेन आते हैं जिन्होंने कुछ अलग तरह का कॉस्ट्यूम पहना होता है। ये देख के वहाँ के गार्ड कहते हैं कि आज तो घोस्ट पार्टी है तो आप लोग ये क्या पहन कर आ गए। जिसपे कैनियोप उनको कहती है कि हम तो चाइनीज घोस्ट बने हैं तो इसलिए हमने इस तरह का पहना है, क्योंकि मिस्टर वेन साथ होते हैं तो इसलिए वो इन दोनों को अंदर जाने देते हैं। इतने में ऑफिस के बाकी लोग आते हैं और उन सभी ने अजीब तरह का कॉस्ट्यूम वेयर किया होता है। गार्ड इन लोग को देखकर भी थोड़ा परेशान होता है और इन लोगों को भी अंदर जाने देता है। जैसी मैं अंदर आती है तो उसको रिपोर्टर्स घेर लेते हैं और उसको कहते हैं कि आप वही है ना जिसने उस बच्चे को आग से बचाया था। इतने रिपोर्टर्स को एक साथ देख के मैं घबराने लगती है और वो उस रिपोर्टर्स इससे अलग तरह के सवालात करने लगते हैं। और ये सब कुछ खड़ा हुआ टोय देख रहा होता है तो वो मे के आगे आ जाता है और उनको कहता है कि हम यहाँ पार्टी में आए हैं तो आप प्लीज सवालात करना बंद कर दें और हमें एंजॉय करने दें। लेकिन अभी भी सारे रिपोर्टर जिद कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें सिर्फ 5 मिनट दे दें, लेकिन टोय उनको साफ मना कर देता है और तस्वीरें लेने भी नहीं देता। और उसको इतनी फिक्र करता देख के मैं उसको देख रही होती है। इतने में मिस्टर वेन आगे आ जाते हैं और वो सभी रिपोर्टर्स को समझा देते हैं। टोय उनको देख के काफी परेशान होता है तो वो मे का हाथ पकड़ के उसको वहाँ से ले जाता है और उसको इस तरह से लेकर जाता देख के मिस्टर वेन भी देख रहे होते हैं और उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लग रहा होता है कि मिस्टर वेन जेलस हो रहे हैं। नेक्स्ट हमें कैनियोप का दिखाया जाता है। वो स्टेज पे चली जाती है और स्टेज पे जाने के बाद वो अजीब तरह से डांस करने लगती है और वो जिस तरह से डांस कर रही होती है सारे ऑफिस की कुलीग्स देख के बहुत शर्मिंदा होते हैं और ओबे और पैन भी ये देख रहे होते हैं और ये देख के वो लोग को भी काफी अजीब सा लगता है। लेकिन कैनियोप इस चीज को जरा सा भी माइंड नहीं करती और वो अपना डांस करती रहती है। दूसरी तरफ टोय और मैं दोनों ही बैक स्टेज की तरफ आ रहे होते हैं। जब टोय ऊपर आता है तो देख के हैरान होता है कि मैं अचानक से कहाँ चली गई। वो उसको अंदर झाँक के देखता है लेकिन उसको मैं नजर नहीं आती। वो कैनियोप का डांस देख के वहीं खड़ा रह जाता है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर वेन उसका हाथ पकड़ के अपने साथ उसको लेकर आ गए हैं। मिस्टर वेन उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें लेके बहुत परेशान होता हूँ, जिसपे मैं उनको कहती है कि आपको मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसपे मिस्टर वेन उसको कहते हैं कि तुम ये इंसान को नहीं बता सकती है कि वो तुम्हारे बारे में परेशान हो या ना हो और मैं एज अ बॉस तुम्हें लेके परेशान नहीं हूँ। ये बात सुन के भी मैं थोड़ा इग्नोर कर देती है और कहती है कि थैंक यू सो मच जो चीजें आपने मेरे लिए की हैं। मिस्टर वेन को ये बात सुन के गुस्सा आता है कि ये मैं तो मेरी बात ही नहीं समझ रही और वो इस पार्टी से चले जाते हैं। नेक्स्ट हमें सुबह ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। टोय कॉफी लेने के लिए आता है तो देखता है पैन के हाथ पे कॉफी गिर गई है और उसका हाथ बुरी तरीके से जल गया है, लेकिन उसको जरा सी भी जलन फील नहीं हो रही। जब वो उसका नाम लेता है तो पैन अचानक से डर जाता है। फिर टोय उसको कहता है कि तुम्हारा हाथ बुरी तरीके से जल गया है, क्या तुम्हें जलन नहीं हो रही। ये सुन के पैड मुस्कुराने लगता है और कहता है कि इन चीजों से तो मैं यूज्ड टू हो गया हूँ, इससे मुझे ये कोई भी जलन फील नहीं होती। लेकिन ये बात टोय को कुछ हजम नहीं होती और वो इस चीज को लेके काफी परेशान होता है। नेक्स्ट हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। मे को अचानक से ऑफिस में छींक आती है। ये देख के कैंप और जेली दोनों ही परेशान हो जाते हैं और जेली फौरन भागती हुई इसके पास आती है और आके उसका बुखार चेक करती है। मे को काफी तेज फीवर हो रहा होता है। ये देख के जेली कहती है कि तुम्हें तो काफी तेज बुखार हो रहा है, जिसमें मे कहती है कि इसका मतलब है कि मैं बहुत जल्दी मरने वाली हूँ। ये बात सुन के जेली और कैम को परेशान होने के बजाय ये दोनों जोर जोर से उछलने लगते हैं और बहुत खुश हो रहे होते हैं। साथ ही जेली उछल उछल के कह रही होती है कि मैं तो अब मरने वाली है। इतने में ओबे आता है। उसको ये बात कुछ समझ में नहीं आती और वो यही सोचता है कि ये आखिर क्या कहने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है
मैं अपने घर पर होती है और ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही होती है और आईने में देख के खुद को यही सोच रही होती है कि आखिर मुझे किस लड़के से प्यार करना चाहिए और मेरे लिए कौन सा लड़का सूटेबल रहेगा। वो दोनों की एज को कैलकुलेट करती है जिसपे उसको पता चलता है टोई तो मुझसे काफी ज्यादा छोटा है, वो बच्चा है, तो मिस्टर विन के बारे में मैं सोच सकती हूँ। और सोचती है कि मिस्टर विन भी तो मुझसे छोटे हुए। फिर ये सोचते हुए काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि खैर छोड़ो, जो होगा दिखा जाएगा। नेक्स्ट हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर विन आते हैं और मे के लिए मेडिसिन रख के टेबल पे वहाँ से जाने लगते हैं। अपनी इतनी फिक्र करता देख के मे हैरान होती है तो वो उन मेडिसिन को उठा के सूंघने लग जाती है कि इतने में वहाँ पे टोय आ जाता है। टोय को भी देख के अच्छा नहीं लगता तो वो टेबल के करीब आता है और उन मेडिसिन को देखता है और उस पे एक चिट भी लगी होती है जिसपे लिखा होता है कि मैंने सुना है कि तुम बीमार हो तो जल्दी से ठीक हो जाओ। फिर वो मे से पूछता है कि ये क्या है, जिसपे मे उसको बताती है कि ये एक चाइनीज मेडिसिन है जो कि जड़ी बूटियों से बनती है। जिसपे टोय फौरन कहता है कि ये कितना ज्यादा ओल्ड फैशनेट है। उसकी ये बात सुन के मे उसको देखने लग जाती है। टोय को देख के ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो भी मे को पसंद करने लगा है और इसी वजह से मे को मिस्टर विन के करीब आना उसको अच्छा नहीं लग रहा। फिर वो मेडिसिन रख के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें मिस्टर विन का दिखाया जाता है। उनके पास एक केक का पीस रखा होता है जिसपे वो कोई चीज मिला रहे होते हैं। इतने में वहाँ पे पैड आ जाता है और उनके हाथ में एक कॉफी होती है। फिर मिस्टर विन उसको वो केक का पीस उठा के देते हैं और कहते हैं कि ये मेरे क्लाइंट ने मुझे दिया था तो इसे तुम खा लो। फिर पैन कहता है कि मेरे पास भी आपके लिए कॉफी है, आपने मेरा इतना ख्याल रखा। मैंने एक न्यू रेसिपी बनाई थी तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं उससे आपको टेस्ट करवाऊं। उसकी ये बात सुन के मिस्टर विन बहुत टच्ड होते हैं और वो आके उसके हाथ से केक का पीस ले लेते हैं और कहते हैं कि इसको मैं खा लूंगा। मिस्टर विन वो केक खाने लग जाते हैं। उनको वो केक काफी सॉल्टी लगता है क्योंकि उन्होंने पैन के लिए नमक मिलाया होता है, लेकिन जब वो पैन की काइंडनेस देखते हैं तो उसे खुद ही खा लेते हैं। फिर पैड मिस्टर विन को कहता है कि आप प्लीज ये कॉफी ट्राई करके देखें। जैसे ही मिस्टर विन वो कॉफी ट्राई करते हैं उसका टेस्ट भी उन्हें काफी अजीब सा लगता है, लेकिन फिर भी मिस्टर विन उस कॉफी की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि कॉफी काफी अच्छी बनी है। फिर हमें बैक का सीन दिखाया जाता है जब पैड मिस्टर विन के लिए कॉफी तैयार कर रहा होता है। कितने में वहाँ पे ओबे आता है और वो कॉफी में कोई चीज मिलाता है और कहता है कि ये कॉफी कैनियोप को दे देना और वो ये कह के वहाँ से चला जाता है। और ये बात टोय सुन लेता है और आने के बाद वो कॉफी के कप को बदल देता है और वो ये चीज जानबूझ के करता है। इसी वजह से वो कॉफी कैनियोप के पास जाने के बजाय मिस्टर विन के पास आ जाती है। फिर टोय उनको कहता है कि चले मैं चलता हूँ, फिर मैं आपसे बाद में मिलूंगा। ये कह के वहाँ से चला जाता है। दिखाया जाता है कि कंपनी के सारे एम्प्लॉयज लंच करके आ रहे होते हैं। ये लोग सब बातें करते हुए आ रहे होते हैं कि इतने में पीछे से एक चोर आता है और वो कैनियोप का बैग लेके वहाँ से भाग जाता है। ये देख के कैनियो बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि उस चोर को पकड़ो, वो मेरा बैग लेके चली गया। ये सुन के मैं उसके पीछे भागती है जिसकी वजह से ये लोग और परेशान हो जाते हैं। इतने में वहाँ पे टोय आ जाता है तो ये लोग टोय को सारी सिचुएशन बताती हैं तो टोय भी मे के पीछे भागता है। फिर मे अचानक से रुक जाती है और उसको एक आइडिया आता है तो वो अपनी हील उठा के उस चोर को मारती है जिसकी वजह से वो जमीन पे गिर जाता है। ये देख के मे बहुत ज्यादा खुश होती है। इतने में टोय आता है और उस चोर को पकड़ लेता है। फिर मे भी बैग उठाने के लिए जाती है कि इतने में वो चोर उसके हाथ पे छुरी मार देता है, लेकिन मे को ये चीज रियलाइज नहीं होती। इतने में उसकी कुलीग भी पहुंच जाते हैं और ये देख के वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन इतने में उनकी नजर उसके हाथ पे पड़ती है तो ये देख के वो काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। ये सुन के मैं भी थोड़ा हैरान होती है तो वो फौरन अपने हाथ की तरफ देखती है तो उसके हाथ से वाकई खून निकल रहा होता है। मे का हाथ कटा तो होता है लेकिन उसको जरा भी फील नहीं हो रहा होता। टोय भी ये देख के काफी परेशान होता है। नेक्स्ट हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। कैनियोप मे के जख्म पे दवा लगा रही होती है कि इतने में वहाँ पे मिस्टर विन आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम गलत दवा यूज कर रही हो। ये कहने के बाद वो मे के बराबर में बैठ जाते हैं और उसका हाथ पकड़ के उसे देखने लग जाते हैं। मिस्टर विन की इतनी फिक्र करना मे के दिल में एक अजीब ही फीलिंग्स पैदा करती हैं और उसको ये समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर किस किस्म की फीलिंग्स हैं। फिर मिस्टर विन उसकी चोट को साफ करके उस पर दवा लगा रहे होते हैं और मैं उनको देख रही होती है कि इतने में वहाँ पे टोय आ जाता है। उसको ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो काफी ज्यादा जेलस हो रहा होता है। वो काफी देर तक पीछे खड़ा रहता है लेकिन मे का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता। फिर टोय आगे आता है और मे को एक बैग देता है। ये देख के मैं थोड़ा हैरान होती है और वो बैग कैनियोप ले लेती है। वो बैग देते ही टोय वहाँ से चला जाता है। फिर कैनियोप जब उस बैग को खोल के देखती है तो बताती है कि इस बैग में तो मेडिसिन हैं। इसके बाद वो मे को कहती है कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास इतने केयर करने वाले लोग हैं। इसके बाद मे भी टोय को जाते हुए देखने लग जाती है और जैसे ही वो अपने सामने देखती है तो मिस्टर विन उसको देख रहे होते हैं। नेक्स्ट हमें ऑफिस की पिकनिक का सीन दिखाया जाता है। ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज पिकनिक पे आए हुए होते हैं और ये लोग सब मिलके काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। ये लोग सब मिलके झूले झूल रहे होते हैं लेकिन इनमें मिस्टर विन नहीं होते। नेक्स्ट हमें मिस्टर विन का दिखाया जाता है। वो पूल के आगे बैठे होते हैं और ड्रिंक कर रहे होते हैं। इतने में एक ब्यूटीफुल सी लड़की आती है। उसको देख के तमाम बॉयज हैरान रह जाते हैं, लेकिन उस लड़की की नजर तो सिर्फ मिस्टर विन पर होती है। वो उनके सामने आके बैठ जाती है और अपनी बॉडी पे लोशन लगाने लगती है। ये देख के जेली और कैनियोप का अच्छा नहीं लगता तो जेली कैनियोप से कहती है कि ये लड़की भले जितना भी ट्राई कर ले मगर मिस्टर विन इससे इम्प्रेस नहीं होंगे।
और ये सब कुछ मैं भी देख रही होती है। दूसरी तरफ मिस्टर वेन बिल्कुल भी इस चीज पर ध्यान नहीं देते। ये देख के वो लड़की उठ के वहाँ से चली जाती है। फिर कैम और जेली का दिखाया जाता है कि ये दोनों मिलकर स्लाइड लेते हैं। जैसे ही पानी में गिरते हैं तो देखते हैं कि दो बच्चे इन दोनों को देख रहे हैं। ये देख के जेली उनको डराने लग जाती है। जेली इतनी अजीब सी शक्लें बना रही होती है जिसकी वजह से वो बच्चे डर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमें टॉय का दिखाया जाता है। वो मे के लिए आइसक्रीम लेकर आता है और उसको कहता है कि इसको ट्राई करो। इसके ऊपर जो चेरी रखी हुई है ये मेरी फेवरेट है, तुम ट्राई करो तुम्हें भी बहुत पसंद आएगी। फिर मे कहती है कि इसमें ऐसी कौन सी खास बात है। तो टॉय बोलता है कि ये चेरी को चॉकलेट में डिप करते हैं, इससे टेस्ट काफी ज्यादा मजे का लगता है। फिर मे टॉय को बताती है और कहती है कि वो चेरीज को चॉकलेट में इसलिए डिप करते हैं क्योंकि वो अंदर से खराब हो जाती हैं और इस वजह से उनका फ्लेवर चेंज हो जाता है और वो चेरीज बिक भी जाती हैं। और वो टॉय को कहती है कि इसको तुम खा लो, और ये कहने के बाद वो उठ के वहाँ से चली जाती है। मे के जाने के बाद टॉय भी वो आइसक्रीम नहीं खाता क्योंकि वो आइसक्रीम मे के साथ शेयर करना चाहता था। नेक्स्ट हमें रोलर कोस्टर का दिखाया जाता है। मिस्टर विन वहाँ खड़े होते हैं तो मे उनके पास आके खड़ी हो जाती है। फिर वो मिस्टर विन की तरफ देखती है और उनसे कहती है कि आप इसकी राइड करना चाहते हैं। इस पे मिस्टर विन उसको मना करते हैं तो मे कहती है कि ऐसा लग रहा है कि आप डर रहे हैं और अगर तुम मुझे इतना फोर्स कर ही रही हो तो चलो ठीक है, फिर हम दोनों मिलकर राइड करते हैं। ये सुन के मे भी मुस्कुराती है और कहती है कि फिर सोच लें, डरिएगा मत। मिस्टर विन कहते हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो तो बैठने के बाद ही पता चलेगा कि हम में से कौन डर रहा है। फिर ये दोनों डील करते हैं और जाके रोलर कोस्टर में बैठ जाते हैं, जिसपे मैं उनको कहती है कि आप वाकई श्योर हैं कि हम लोग फर्स्ट सीट पर ही बैठेंगे। जिसमें मिस्टर विन कहते हैं कि असल मजा तो पहली सीट पर बैठने का है। फिर इन लोग की राइड स्टार्ट हो जाती है। ये दोनों ही अपनी राइड को काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और काफी ज्यादा चीख रहे होते हैं। राइड खत्म होती है और ये लोग बातें करते हुए आ रहे होते हैं। मिस्टर विन कहते हैं कि तुम कितना ज्यादा चीख रही थी, जिसपे मैं कहती है कि तो आप भी कोई कम नहीं चीख रहे थे, और कहती है कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि रोलर कोस्टर में इतना ज्यादा मजा आ सकता है। फिर मिस्टर विन उसको बताते हैं कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि जो मैं रोलर कोस्टर में बैठा हूँ। ये सुन के मैं कहती है तो क्या आप बचपन में कभी भी नहीं बैठे, जिसपे मिस्टर विन कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं अपने पेरेंट्स के साथ आता था मगर ये राइड काफी ज्यादा डेंजरस थी, इसलिए मेरे पेरेंट्स मुझे इसमें बैठने नहीं देते थे। ये कहने के बाद मैं मुस्कुराने लगती है और उनको कहती है कि वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है कि जो मैं इस राइड में बैठी हूँ। ये कहने के बाद ये दोनों बातें करते हुए आ रहे होते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। टॉय और मैं एक साथ बैठे होते हैं और टॉय मैं से पूछ रहा होता है क्या तुम्हें पिकनिक में मजा आया, जिसमें मैं बताती है कि हाँ बहुत ज्यादा। फिर टॉय जेली को आवाज देता है और उसको कहता है कि तुम मे के साथ बैठो, मैं ओबी के साथ जाके उसकी हेल्प करवाता हूँ। जिसपे जेली उसको कहती है कि हाँ जरूर, क्योंकि वो तो पूरा टाइम ही टेंट बांधने में ही निकाल देगा। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। कैन्यूब सबको कहती है आज से 2 दिन पहले हम लोग सबने जो अपने लिए पार्टनर चूज किए थे, आज उन सबका नाम बताने का टाइम आ गया है। ये सुन के लोग सब खुश हो जाते हैं। फिर कैन्यूब कहती है कि मिस्टर विन सबसे पहले आप शुरू करें। फिर मिस्टर विन बताते हैं कि मेरे पार्टनर में नेम पैट का आया था और बताते हैं कि मैंने पैट के साथ काफी सारे प्रैंक्स किए हैं, लेकिन उसकी माफी के तौर पे मैंने उसको एक मार्क्स भी गिफ्ट किया था और कहते हैं कि जो भी मैंने किया उसके लिए मुझे माफी मांगनी चाहिए। जिसपे पैट उनको कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपने मुझे तंग किया, मुझे तो बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। ये कहने के बाद वो पैट को एक बॉक्स देते हैं और कहते हैं कि इसमें तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। पैट जब वो गिफ्ट देखता है तो मिस्टर विन को बहुत ज्यादा थैंक यू कहता है। अब बारी पैट की बताने की होती है तो पैट कहता है कि मैंने तो किसी के साथ भी कोई प्रैंक नहीं किया और मेरे पार्टनर में नाम जेली का आया था और मैं जेली के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये सुन के वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसको कहता है कि ये मेरे कैफे के फ्री वॉचर है, जब भी तुम मेरे कैफे में आओगी तुम्हें ये कॉफी फ्री मिलेगी। ये सुन के जेली बहुत हैरान होती है। वो कहती है क्या ये तुम मुझे दे रहे हो, जिसपे पैट कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो जेली कहती है कि थैंक यू सो मच, तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो। अब बारी जेली की होती है तो जेली बताती है कि मेरे पार्टनर के नाम में कैम का नाम आया था, जिसपे कैम कहता है कि लेकिन मुझे फील नहीं हुआ क्योंकि तुम तो पूरा साल ही मुझसे प्रैंक करती रहती हो। फिर जेली कहती है कि सबके लिए सॉरी, लेकिन जो तुमने मेरी इतनी हेल्प करी है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। जब वो बॉक्स खुलता है तो उसमें से एक ब्लू कलर की मैजिकल बॉल निकलती है। फिर जेली कहती है कि तुम सबको फ्यूचर बता रहे होते हो तो मैंने सोचा कि ये तुम्हारे काम आएगी। जिसपे कैम कहता है कि फ्यूचर देखने के लिए इसका कोई भी काम नहीं होता, ऐसा लगता है कि तुम काफी मूवीज देखते हो। ये सुन के जेली हंसने लग जाती है। फिर कैम कहता है कि अब मेरी बारी है और मेरे पार्टनर का नाम कैम है और वो कैम को कहता है कि लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई भी गिफ्ट लेकर नहीं आया, तुम्हारा गिफ्ट मुझ पे ड्यू है। ये सुन के मैं थोड़ा सा सैड होती है। फिर उससे पूछती है कि तुमने मेरे साथ कौन सा प्रैंक किया है। फिर कैम कहता है कि एक दिन मैंने ऑफिस में तुमसे कहा था जब तुम बहुत ज्यादा परेशान थी और अपने बॉयफ्रेंड का सोच रही थी, तो मैंने तुमसे कहा कि टॉय ही तुम्हारे लिए परफेक्ट है। ये सुनने के बाद वहाँ पे बैठे सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं। फिर मैं कहती है कि अब मेरी बारी है। फिर मैं इधर उधर देखती है। वो कहती है कि मेरा पार्टनर कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। जिसपे वो लोग पूछते हैं कि तुम्हारा पार्टनर कौन है, जिसपे मैं बताती है कि मेरा पार्टनर टॉय है। ये सुन के सब इधर उधर देखने लग जाते हैं और कहते हैं कि अभी तो टॉय यहीं था, अब अचानक से कहाँ चली गया। मैं के हाथ में टॉय के लिए एक प्रेजेंट भी होता है। ये देखने के बाद वो कहती है कि मैं अभी आती हूँ। फिर कैन्यूब कहती है कि चलो ठीक है, जब तक कि मैं अपने पार्टनर का नाम बता देती हूँ।
मेरा जो इस गेम में पार्टनर बना है उसका नाम है ओबे। ये सुन के ओबे बहुत ज्यादा खुश होता है, तो वो ओबे को कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट भी लेकर आई हूँ, और वो गिफ्ट के तौर पे उसको एलोवेरा का प्लांट देती है। ये देख के ओबे कहता है कि ये कैसा गिफ्ट है, तो कैन्यूब कहती है कि तुम इसको खा के अपना वेट लूज कर सकते हो। फिर कैन्यूब कहती है कि अच्छा अब तुम बताओ कि तुम्हारे पास मेरे लिए क्या गिफ्ट है। फिर ओबे कहता है कि मैं तुम्हें एक लव फॉर्च्यून कार्ड देना चाहता हूँ ताकि तुम अपने प्यार को पहचान सको। दूसरी तरफ हमें मिस्टर विन का दिखाया जाता है कि वो मे को देख रहे होते हैं कि ये अभी तक वापसी क्यों नहीं आई। फिर हमें टोय का दिखाया जाता है कि टोय अकेले खड़ा होता है और मे उसके पास आके खड़ी हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम अकेले क्यों खड़े हो, तुम्हें पता है कि तुम गेम में मेरे पार्टनर बने थे। ये सुन के टोय पूछता है क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो तुम मुझे देना चाहती हो, जिसपे मैं उसे एक रुमाल देती है जिसके ऊपर एम लिखा होता है। फिर टोय पूछता है कि ये कैसा गिफ्ट हुआ, तुम तो काफी ओल्ड फैशनेट हो। फिर टोय कहता है कि तुम्हें पता है कि किसी को रुमाल देने का मतलब होता है कि हमेशा के लिए उसको गुड बाय कहना। ये सुन के मैं मुस्कुराती है और उसको कहती है कि अब देख लो कौन ज्यादा ओल्ड फैशनेट है। ये कहने के बाद ये दोनों ही खड़े हुए मुस्कुरा रहे होते हैं कि इतने में कैन्यूब आती है और कहती है कि मैं तुम मेरे साथ चलो। फिर कैन्यूब मे को लेकर आती है और उसको कहती है कि यहाँ पर एक गेम चल रहा है और वो है ड्रिंक कंपटीशन, और उसको कहती है कि मुझे पता है कि ड्रिंक करने के बाद तुम कभी भी ड्रंक नहीं होती, तो मेरी जगह पे तुम पियोगी। फिर कैम उसके करीब आता है और उसको कहता है कि एक ड्रिंक कर लो ताकि उससे पता चल जाए कि तुम्हारा जो श्राप है वो खत्म हो चुका है। ये सुन के मैं एक कप पीती है और पीते ही वो ड्रंक हो जाती है, और ड्रिंक करने के बाद वो काफी अजीब सी हरकतें कर रही होती है कि सभी उसको देख रहे होते हैं। फिर वो कैम का सर पकड़ती है और उसको कहती है कि तुम तो काफी अच्छे बच्चे हो, तुमने और तुम्हारी फैमिली ने 1000 साल से मेरी टेक केयर कर रहे हो। कहती है कि बल्कि नहीं, तुम लोग ने तो 2000 साल तक की है। सुनने के बाद सब हंसने लग जाते हैं, कोई भी उसकी बात पे भरोसा नहीं करता। सब समझते हैं कि ये ड्रंक है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। इसके बाद में जेली के पास जाती है और उसको कहती है कि तुम बहुत अच्छी हो, और उसके बाद वो ओबे के पास जाती है और उसको कहती है, उसका फेस पकड़ लेती है और उसको कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें जरूर मेरी अच्छी दोस्त की टेक केयर करनी है, अगर जेली को तुम पसंद आ गए तो तुम उससे शादी भी कर सकते हो। दोस्त जिस पे जेली उसको कहती है कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मुझे एशियन बॉयज पसंद हैं। ये कहने के बाद वो मिस्टर विन के पास जाती है और कहती है कि मुझे आप चाहिए, और ये कहने के बाद वो उनका फेस पकड़ लेती है। मिस्टर विन को कहती है कि ऑफिस में आप मेरा बहुत साथ देते हैं और मेरी काफी टेक केयर भी करते हैं, इन सब चीजों के लिए आपको थैंक यू सो मच। और ये कहने के बाद वो पाउडर बनाते हुए मिस्टर विन के करीब आ रही होती है। टोय उसको फौरन आवाज देता है और उसको रोकता है और कहता है कि तुम काफी ज्यादा ड्रंक हो। ये सुनने के बाद वो उसकी तरफ देखती है और उसको कहती है कि हे बच्चे, तुमने मुझसे क्या कहा, और कहता है कि मैं ये कह रहा हूँ कि तुम ड्रंक हो, जिसमें मैं उसको कहती है कि मैं ड्रंक नहीं हूँ। ये देख के ओबे कहता है कि मैंने अपना कंट्रोल खो दिया है, तो कैम इसकी प्लीज टेक केयर करो। फिर कैम आके मेरे को संभालता है, तो मैं कहती है कि ये मेरा पहला टाइम है कि जो कि मैं ड्रंक हुई हूँ, और हो सकता है कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी टाइम हो कि जो मैं तुम लोग के साथ इतना एंजॉय कर रही हूँ। ये कहते हुए मैं काफी ज्यादा सैड हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। ये देख के मैं अपने फेस पे हाथ लगाती है और कहती है क्या ये मेरे आंसू निकल रहे हैं। ये देख के मैं बहुत खुश हो जाती है और काफी जोर जोर से हंसने लग जाती है और कहती है कि मैं तो रो रही हूँ। उसको इस तरह करता देख के ऑफिस के एम्प्लॉयज कह रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये तो बिल्कुल ही पागल हो गई है, और वो खुशी के मारे डांस करने लग जाती है और कहती है कि अब तो मैं इंसान बन गई हूँ, तो अब मैं अपने लिए एक बॉयफ्रेंड भी रख सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ मिस्टर विन है और दूसरी तरफ टोय है, तो इन दोनों में से आखिर कौन मेरा सच्चा प्यार होगा जो कि मेरे श्राप को तोड़ सकता है। उसके बाद सुनते ही मिस्टर विन और टोय एक दूसरे को देखने लग जाते हैं कि इतने में मे को वो मीटिंग होती है। ये देख के टोय फौरन रुमाल लेने के लिए जाता है और मिस्टर विन उसको संभाल रहे होते हैं। नेक्स्ट हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। मे मैरी गो राउंड पर अकेले बैठकर झूला झूल रही होती है। उसको ये चीज सता रही होती है कि अगर मैं मर गई तो मुझे अपने दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा और हो सकता है कि मेरी वजह से वो लोग टूट जाएं। इतने में मिस्टर विन भी ऊपर आ जाते हैं और वो आके टोय के पास खड़े हो जाते हैं और मे को देखने लग जाते हैं, और ये दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। मे क्योंकि पुराना सोच रही होती है, इस वजह से उसके आंसू निकलने लग जाते हैं। फिर मिस्टर विन उसके और भी करीब जाते हैं और जाके उसके आंखों के आंसू साफ करते हैं। फिर मे मिस्टर विन से कहती है कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, क्योंकि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं ये मैं कभी भी गैस नहीं कर पाती। उसके बाद सुन के मिस्टर विन थोड़ा सा हैरान होते हैं और उसको गौर से देखने लग जाते हैं। इसके बाद वो हल्के हल्के मे के करीब आने लगते हैं और इसके बाद वो उसको किस कर लेते हैं और मे भी उनको करने देती है। ये देखकर तो ये बात साबित हो जाती है कि मिस्टर विन और मे एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं। इतने में पीछे इनके ऑफिस के एम्प्लॉयज भी आ जाते हैं। ये देख के वो काफी हैरान होते हैं और थोड़ी देर के बाद टोय भी आता है। टोय ये सीन देख के बहुत शॉक्ड हो जाता है। फिर मिस्टर विन पीछे हट जाते हैं और मे की नजर टोय पे पड़ती है और मे देखती है कि टोय के हाथ में मेरा दिया हुआ रुमाल है। दूसरी तरफ टोय उसको काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकिंग नजर आता है। टोय ये सीन देखता हुआ इतना ज्यादा टूट जाता है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लग जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि मे सो रही होती है और सोते हुए काफी बेचैन होती है।
और वो ख्वाब देख रही होती है और हमें बैक का सीन दिखाया जाता है। गाउन पहने 2 लोग उनके पास आते हैं। उनमें से एक मे से शादी करने का कहता है, लेकिन मे उसको साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जिसकी वजह से उसको गुस्सा आ जाता है और वो उसके पेरेंट्स को उसी वक्त ही जला देता है। और मे खड़ी भी उनको जलते हुए देख रही होती है और वो कुछ भी नहीं कर पा रही होती। इतने में उसका ख्वाब टूट जाता है। नेक्स्ट हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। ऑफिस में एक न्यू क्लाइंट आती है, उसके साथ वेडिंग शूट करना होता है, लेकिन उस क्लाइंट की नजर सिर्फ मिस्टर विन पर होती है और ऑफिस के बाकी बॉयज भी उस लड़की को देख रहे होते हैं और देख के काफी खुश हो रहे होते हैं। मिस्टर विन उस मॉडल को कहते हैं कि तुम्हें मे डील करेगी, जो भी काम होगा तुम मे के साथ डिस्कस कर सकती हो। लेकिन उस मॉडल को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। वो सबके सामने कहती है कि यहाँ पर मैं आपके लिए आई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे आप ही डील करें। उसकी बात सुन के ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मिस्टर विन उसको कहते हैं कि यहाँ पे सबका काम बटा हुआ है और जितने अच्छे से तुम्हें मे डील कर सकती है, मुझे नहीं लगता कि कोई और कर सकता है। अब की बार वो मिस्टर विन को कुछ भी नहीं कहती और खामोश हो जाती है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है तो एक प्लान को डिस्कस कर रहा होता है और उसमें पैट को शामिल कर लेता है कि इतने में मे की चीखने की आवाज आती है। ये देख के दोनों भागते हुए आते हैं और देखते हैं कि मिस्टर विन ने मे को संभाल लिया है और उससे पूछ रहे हैं कि क्या तुम ठीक हो। और ये देख के टोई को अच्छा नहीं लगता और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। फिर मिस्टर विन मे को छोड़ देते हैं और सबसे कहते हैं कि मुझे आप लोग के साथ एक मीटिंग करनी है और एक जरूरी बात बतानी है। फिर नेक्स्ट हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर विन सभी को एक छोटी सी पार्टी देते हैं और सभी एम्प्लॉयज को एक सैड न्यूज सुनाते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी बॉस की पोस्ट से रिजाइन कर रहा हूँ। ये सुन के सभी लोग काफी सैड होते हैं और मिस्टर विन से कहते हैं कि प्लीज आप इस तरह से ना करें, आप जैसा बॉस तो हमें कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मिस्टर वेन उनको कहते हैं कि फिक्र मत करो, मुझसे अच्छा बॉस तुम्हें जल्द मिल जाएगा जो कि तुम्हारी मुझसे भी अच्छी टेक केयर करेगा। मैं थोड़ा सा सैड होती है तो कैम उसको कहता है कि तुम किस वजह से सैड हो। मिस्टर वेन जॉब छोड़ रहे हैं इस वजह से, या आज टॉय खाने पे नहीं आया इस वजह से। ये बात सुन के मैं भी थोड़ा हैरान होती है, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं करती। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है टॉय की बर्दाश्त से सब कुछ बाहर हो जाता है तो वो मे को मीटिंग रूम में बुलाता है। मे गुस्से में होती है और उसको कहती है कि तुम अपनी जॉब से रिजाइन क्यों कर रहे हो, जिस पे वो उससे माफी मांगता है और कहता है, मैं उससे कहती है कि आखिर क्या वजह है कि जो तुम ये सब कुछ कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं और कंटिन्यू नहीं कर सकता। मैं कहती है कि ऐसा आखिर क्या हो गया, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम अपनी जॉब पे फोकस भी नहीं कर रहे। फिर टॉयज को बता देता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुन के मैं बहुत शॉक्ड हो जाती है और इतने में मिस्टर विन भी उसकी ये बात सुन लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मैं उसकी ये बात सुन के बहुत शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता कि टॉय इसको पसंद करेगा। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि टॉय ऑफिस में लेट नाइट काम कर रहा होता है कि इतने में मिस्टर विन उसके पास आते हैं और उसको कहते हैं कि अब मुझे समझ आया कि तुम्हारा बिहेवियर मेरे साथ इस तरह का क्यों था, क्योंकि तुम मे को पसंद करते हो। फिर टॉय उनसे माफी मांगता है और वो उनकी तरफ देख भी नहीं पा रहा होता। मिस्टर विन उससे कहते हैं कि तुम्हारे कॉन्फेशन के बाद मैंने क्या जवाब दिया। उनकी ये बात सुन के टॉय उनकी तरफ देखने लग जाता है। मिस्टर विन उसको कहते हैं, अगर वह तुम्हारे कॉन्फेशन पे खामोश रही तो इसका मतलब उसका आंसर ना है, सो आप प्लीज तुम उसकी तरफ देखना बंद कर दो। नेक्स्ट हमें घर का सीन दिखाया जाता है। मैं काफी ज्यादा परेशान होती है और इन लोगों को सब बता देती है, जिसपे कैम उसको कहता है कि तुम इस तरह से नहीं कर सकती, तुम्हें जरूर इन दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। और उसको अकेले में लेके जाके समझाता है और उसको कहता है कि तुम उसको चूज करो जिसके साथ रह के तुम्हारा दिल तेजी से धड़कता है, ना कि उसको जिसके साथ रह के तुम्हें ये फील होता है कि कोई तुमसे नाराज ना हो जाए। इसके बाद में मिस्टर विन और टॉय दोनों के बारे में सोच रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि जब टॉय ने कॉन्फेस किया था तो मे का दिल काफी तेजी से धड़क रहा था, जबकि मिस्टर विन की बारी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। ये चीज मे को इतना ज्यादा परेशान कर देती है कि वो ताज़ी हवा खाने के लिए बाहर आ जाती है और इन्हीं दोनों के बारे में सोच रही होती है। और इसके बाद वो खुद ही से अंदाजा लगाने लगती है और कहती है कि शायद मिस्टर विन की बारी में मेरा दिल इसलिए ना धड़का हो क्योंकि उस वक्त मैं ड्रंक थी। इतने में मैं अचानक से बस के सामने आ जाती है और वो बस उसको टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से मैं जमीन पे गिर जाती है। लेकिन इस बार उसका ना तो खून निकला होता है और ना ही उसको कुछ हुआ होता है। और ये देख के मैं खुद भी बहुत ज्यादा हैरान होती है, यहाँ तक कि बस में जो भी देख रहा होता है वो सब देख के बहुत शॉक्ड होते हैं क्योंकि सभी के सामने ये पहला सीन हुआ होता है कि बस के आगे आने के बाद भी कोई लड़की जिंदा बच गई। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि मिस्टर विन मे को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया, आजकल तुम मुझे काफी खोई खोई नजर आती हो, मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र होती है। जिसपे मैं उनको कहती है कि मुझे पता है क्योंकि आप हमारे बॉस हैं। जिसपे मिस्टर विन उसको कहते हैं कि एज अ बॉस मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करता, जिस तरह से मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ उस तरह से तुम्हें किसी की भी परवाह नहीं करता। ये सुन के मैं भी थोड़ा शॉक्ड होती है और जो किस मैंने तुम्हें की थी वो मेरी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं और मुझे लगता है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम भी मुझे जल्द से जल्द आंसर दो। मैं उनको देख रही होती है तो वो मेरे को कहते हैं कि घबराओ मत, इतनी भी जल्दी नहीं है, तुम 2 दिन ले सकती हो, फिर मुझे आंसर दे देना।
नेक्स्ट हमें ओबे का दिखाया जाता है, वो टोई के रूम में आ जाता है और उसके सारे सीक्रेट जान जाता है। टोई कुछ चीजों को लेके इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और उसका सारा निशाना मिस्टर विन की तरफ जा रहा होता है। उसका बोर्ड देख के ओबे काफी परेशान हो जाता है और खुद से कह रहा होता है कि आखिर मिस्टर विन पे शक क्यों कर रहा है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि मैं एक वेडिंग ड्रेस तैयार कर रही होती है क्योंकि आज मिस्टर विन और उस मॉडल का शूट होता है, लेकिन मॉडल को आने में काफी ज्यादा देर हो जाती है। तो जेली उस मॉडल को कॉल करती है जिसपे वो आने से मना कर देती है, जिसपे जेली उस असिस्टेंट से बात कर रही होती है और उसको कहती है कि वो इस तरह से कैसे कर सकती है। इतने में फोन कट हो जाता है और जेली सबको बताती है। तो मिस्टर विन कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि मैं वेडिंग ड्रेस पहनकर नीचे आ रही होती है और वो काफी ब्यूटीफुल लग रही होती है। फिर जेली उसको कहती है कि मैं थोड़ा सा स्माइल करो क्योंकि ये सब कुछ तुम कंपनी के लिए कर रही हो, और मेरे को कहती है कि जल्दी से चलो, हमारे हैंडसम से बॉस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर इन लोगों को साथ खड़ा कर दिया जाता है और इन लोगों को देख के सब बहुत खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा कपल बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन मे के फेस पे कोई भी खुशी नजर नहीं आ रही होती, जबकि वो काफी ज्यादा सैड लग रही होती है। इतने में उसके मोबाइल पे टोई की कॉल आने लगती है, लेकिन मोबाइल साइलेंट होता है, इसी वजह से किसी को भी पता नहीं चलता। दूसरी तरफ हमें टोई का दिखाया जाता है, वो एक लिफ्ट में बंद हो जाता है और वो सबको आवाज देता है, लेकिन कोई भी वहाँ पर नहीं आ रहा होता और उस लिफ्ट में टोई का दम घुट रहा होता है। दूसरी तरफ में वेडिंग का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर विन मे को कहते हैं कि ये सब कुछ तुम इसलिए कर रही हो क्योंकि टोई नजर नहीं आ रहा, तुम मुझे काफी ज्यादा परेशान लग रही हो, जिसमें मैं कहती है कि जल्दी से सबको खत्म करो, मैं और कंटिन्यू नहीं करना चाहती। मिस्टर वेन उसको कहते हैं कि टोई के बारे में तुम परेशान मत हो, वो काफी मजबूत है, उसको कुछ भी नहीं होगा। ये सुन के मैं उनकी तरफ देखने लग जाती है। दूसरी तरफ ओबी और पैट वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें अचानक से टोई की चीखने की आवाज आती है। ये सुन के वो लोग बहुत डर जाते हैं। दूसरी तरफ फिर से हमें वेडिंग का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर वेन मे को शोल्डर से पकड़ के अपने करीब कर लेते हैं। ये देख के मे भी उनको देखने लग जाती है। मिस्टर वेन मे को कहते हैं कि तुम ब्लश कर रही हो और तुम्हारा दिल इस तरह से धड़क रहा है जिस तरह उस रात को धड़क रहा था। ये सुन के मैं उस दिन के बारे में सोचने लग जाती है, जिसपे मैं उनको कहती है कि मेरा दिल उस रात को इसलिए तेजी से धड़क रहा था क्योंकि मैं डर रही थी, और मैं डर रही थी इसलिए क्योंकि टोई ने हम लोगों को देख लिया था, और मैं डर रही थी कि वो हम लोगों को देख के कुछ गलत ना सोचे, और मैं डर रही थी उसको खोने से। उसकी बात सुन के मिस्टर विन उसको देख रहे होते हैं, उन्हें काफी गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी तरफ पूरा ऑफिस ये बात सुन रहा होता है तो जेली कहती है हम लोगों को एक छोटा सा ब्रेक ले लेना चाहिए, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ओबी और पैट काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो दोनों लिफ्ट खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। साथ ही वो टोई को कहते हैं कि तुम अंदर कैसे आए, जिस पे टोई कहता है कि ये सब कुछ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, प्लीज मुझे बाहर निकालने की कोशिश करो, मेरा दम घुट रहा है। ये सुन के पैट तो रोने लग जाता है और चीख रहा होता है कि हम तुम्हें इस तरह से मरने नहीं देंगे। दूसरी तरफ टोई को आइडिया हो जाता है कि ये लिफ्ट इस तरह से नहीं खुलेगी और हो सकता है कि मैं मर जाऊं, और वो अचानक से लाइव स्टार्ट कर देता है, जिसको देख के जेली लाइव ऑन करती है तो वो कहता है कि ये लाइव मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हो सकता है कि इसके बाद मैं जिंदा ना बचूं, और जो सबूत मैंने इकट्ठा किए हैं हो सकता है कि वो आप लोगों तक ना पहुँचे। और कहता है कि वैसे तो मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन किसी लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने इतने सारे राज इकट्ठा कर लिए। ये सारी वीडियो देखते हुए मैं मिस्टर विन की तरफ देख रही होती है और काफी परेशान होती है। मिस्टर विन को भी सभी पे गुस्सा आता है और वो सबको ऑफिस में बुलाते हैं और कहते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ऑफिस के पेज पे ये पोस्ट करने की, जिसपे मैं कहती है कि आप फिक्र मत करें, हम उस सबको ठीक कर देंगे और हम ऐसा कर देंगे कि ये गलती से पोस्ट हुई है। मिस्टर विन कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इन सबको ठीक करो। साथ ही मिस्टर विन कहते हैं कि मैं के अलावा आप सब यहाँ से चले जाओ। ये सुनने के बाद सभी वहाँ से जाने लग जाते हैं और मैं वहीं खड़ी रहती है। सबके जाने के बाद मैं कहती है कि ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझसे प्राइवेट में डिस्कस करना चाहते हैं। मिस्टर विन उसको कहते हैं कि ये हमारे बारे में है, तो मैं कहती है कि ये साउंड कुछ जाना पहचाना सा लगता है। ये बात सुन के मिस्टर विन थोड़ा सा घबराते हैं और उससे कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। फिर मैं दो भाइयों का नाम लेती है, द सन ट्राइब एंड द मून ट्राइब। फिर मिस्टर विन उसको कहते हैं कि टोई ने जो इस वीडियो में कहा ऐसा लगता है कि तुमने उस पर भरोसा कर लिया। मैं कहती है क्योंकि ये सच है, अगर टोई इस बारे में नहीं कहता तब भी मुझे भरोसा करना पड़ता। ये सुनने के बाद मिस्टर विन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मे के करीब आने लगते हैं और उसको कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मुझे ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकती। और मिस्टर विन सूरज की गर्मी की तरह पिघल रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं सन ट्यूब हूँ और तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है कि मुझे रिजेक्ट करो। फिर हमें बैक का सीन दिखाया जाता है। उन दो लोगों में से एक का गाउन उतर जाता है और उनमें से एक मिस्टर विन होते हैं और मे को भी उनका फेस याद आ जाता है। मे कहती है कि वो तुम ही थे जिसने उस रात मेरे माँ बाप को मारा था मेरे रिजेक्ट करने पर। फिर हमें मिस्टर विन का दिखाया जाता है। मिस्टर विन भी 2000 सालों से जी रहे हैं और उनका मोटिव सिर्फ मे का प्यार हासिल करना है, क्योंकि वो मे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हर सदी उन्होंने यही ख्वाहिश की है कि कब मे मुझे मिल जाएगी। फिर दोबारा से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है।
मिस्टर विन ने मे के जिस शोल्डर पे हाथ रखा होता है उसका वो पूरा शोल्डर जल रहा होता है। मिस्टर विन उसके करीब आते हैं और उसको कहते हैं कि मैं 2000 सालों से सिर्फ तुम्हारे लिए जी रहा हूँ, अब तुम मुझे रिजेक्ट नहीं करना। दूसरी तरफ हमें टॉय का दिखाया जाता है, वो ऑफिस में काम कर रहा होता है और साथ ही वो पिकनिक की तस्वीरें भी देख रहा होता है और पिकनिक की तस्वीरें देख के उसको सारी सच्चाई पता चल जाती है, क्योंकि तस्वीरों में मिस्टर विन का फेस बहुत धुंधला होता है और उनका फेस नजर नहीं आ रहा होता। फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि ये लोग एक क्राइम पर रिसर्च कर रहे होते हैं, साथ ही अपने एलिवेटर की वीडियो भी देख रहे होते हैं और उस एलिवेटर में एक लड़का होता है जो कि एक लड़की को किस कर रहा होता है और वो दिखने में बिल्कुल मिस्टर विन जैसा लग रहा होता है, जिसपे ओबे कहता है कि ये दिखने में तो बिल्कुल मिस्टर विन जैसा लग रहा है, लेकिन कैनियो भी ये बात मानने से मना कर देती है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर विन टॉय के सीक्रेट रूम में आ जाते हैं और उनको सारी सच्चाई पता चल जाती है। टॉय को ये पता चल गया है कि मैं हूँ कौन और मैंने किस किस लड़की का मर्डर किया है। दूसरी तरफ उसी रात का सीन दिखाया जाता है, टॉय ऑफिस से लेट नाइट घर जा रहा होता है। इतने में मिस्टर विन उसके पास आके खड़े हो जाते हैं। टॉय उनकी वजह से बहुत डर रहा होता है। मिस्टर विन उसको कहते हैं कि तुम अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ। टॉय लिफ्ट में आ जाता है और पूरी ही लिफ्ट बहुत ज्यादा गर्म हो रही होती है और लिफ्ट की दोनों साइड ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो पिघल रही हैं और आपस में चिपक जाती हैं। इसी वजह से टॉय उसी लिफ्ट में फंस जाता है और ओबे और पैट के खोलने पे भी वो लिफ्ट नहीं खुल रही होती और ये सारी बातें मिस्टर विन मे को बता रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती क्योंकि उसने खुद तुम्हारी वजह से मरने का रास्ता चूज किया है और करीब आके कहते हैं कि जल्दी ही उसकी विश पूरी हो जाएगी। दूसरी तरफ हमें टॉय का दिखाया जाता है, वो पूछता है कि मे कहाँ है, जिसपे ओबे बताता है कि मिस्टर विन के साथ उसका शूट हो रहा है। ये सुनकर टॉय बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि मे की जान खतरे में है, उसको जाके बचाओ। ओबे इस चीज पे आर्ग्यू नहीं करता क्योंकि वो थोड़ी बहुत सच्चाई जान चुका होता है, तो वो कहता है कि ठीक है हम अभी जाते हैं। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि ये लोग सभी मिस्टर विन के ऑफिस में आते हैं और देखते हैं कि उनका ऑफिस गर्म हो रहा है और ऑफिस में कोई भी नहीं है क्योंकि ये दोनों ऑफिस के टेरेस पर होते हैं। मैं उनको कहती है कि नो मैटर, भले जितना भी टाइम हो गया हो लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। ये सुनने के बाद मिस्टर विन को गुस्सा आ जाता है और वो उसको कहते हैं कि इतना टाइम गुजर गया है लेकिन अब भी तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रही। और ये कहने के बाद वो अपनी पावर से मे का गला पकड़ लेते हैं और उसको कहते हैं कि तुम मेरे साथ इस तरह से नहीं कर सकती, ये 2000 साल की जिंदगी मैंने ही तुम्हें दी है ताकि तुम इस जिंदगी को जियो और मेरे प्यार को समझ सको कि मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई भी प्यार नहीं कर सकता। जिसपे मैं उनको कहती है कि ये प्यार नहीं है बल्कि जिद है जो कि पहले आपने की थी और अब भी आप ऐसा ही कर रहे हैं। अगर आप मुझसे प्यार करते तो मुझे आपका प्यार फील होता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे बदला ले रहे हैं, तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि मैं आपके प्यार को एक्सेप्ट कर लूँ। और ये कहने के बाद मे की आंखों में आंसू आ जाता है और वो टॉय के बारे में सोचने लग जाती है और सोचते हुए उसको समझ आता है कि असल प्यार तो वो है जो कि टॉय मुझसे करता है। दूसरी तरफ हमें टॉय का दिखाया जाता है, ये लोग सब मिलकर कोशिश कर लेते हैं लेकिन लिफ्ट नहीं खुलती और आज उनको कोई भी इलेक्ट्रिशियन नहीं मिल रहा होता। इतने में कैनियो भी वहाँ पर आ जाती है और ये लोग भी ये देख के बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। दोबारा से हमें मिस्टर विन का दिखाया जाता है, मिस्टर विन मे को अपनी पावर्स दे रहे होते हैं ताकि वो 2000 साल जी सके। इतने में दूसरा गाउन वाला जो कि मिस्टर विन के साथ खड़ा होता है उसका गाउन उतरता है और हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि पैड है और वो मिस्टर विन का छोटा भाई है। वो आके मिस्टर विन को रोकता है लेकिन मिस्टर विन उस वक्त इतने गुस्से में होते हैं कि वो अपनी पावर से उसको धक्का देते हैं और मिस्टर विन की पावर की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहीं पर मर जाता है क्योंकि मिस्टर विन सूरज की तरह गर्म होते हैं जबकि उनका भाई चांद की तरह ठंडा। और वो मे को कहते हैं कि हर बार मैंने ही तुम्हारी वजह से खोया है, अब तुम्हारी बारी है। यहाँ मिस्टर विन कह रहे होते हैं और दूसरी तरफ टॉय की लिफ्ट अचानक से नीचे गिरना शुरू हो जाती है। ये देख के बाहर खड़े लोग भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अचानक से उनको लिफ्ट गिरने की आवाज आती है और जोर से एक धमाका होता है। ये देख के मैं बहुत डर जाती है और नीचे बैठ जाती है और वो रोने लगती है। मिस्टर विन इसको कहते हैं कि इस चीज से आइडिया लगा लो कि टॉय तुम्हारा सच्चा प्यार नहीं है बल्कि वो एक बच्चा है जो कि एक डिटेक्टिव का रोल खेल रहा था और तुमने अपनी श्राप के चक्कर में उसको प्यार के जाल में फंसा लिया। अगर तुम ऐसा ना करती तो आज वो जिंदा होता। और ये सारी बातें जेली सुन लेती है और उसको कहते हैं कि तुम सिर्फ मेरा प्यार डिजर्व करती हो और तुम ये सोच भी नहीं सकती कि तुम्हें पाने के लिए मैंने कितनी परेशानियां झेली हैं। फिर मिस्टर विन अपनी पावर से अचानक से मे को म्यूजियम में ले आते हैं। ये देख के मैं उनसे पूछती है कि आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए। नीचे देख के उसको आइडिया होता है तो कहती है कि ये तो वही म्यूजियम है जिसका नीचे वाला पोर्शन जल चुका था। मिस्टर विन उसको बताते हैं कि मैं 2000 सालों से इसके सेकंड पोर्शन पे छुपा हुआ हूँ। हर रात को मैं यहाँ पर आ जाया करता था लेकिन यहाँ पे काम करने वाले को मेरा पता चल गया, साथ ही उसने मुझे तुम्हारी तस्वीर से बात करते हुए भी सुन लिया। इसी वजह से मुझे उसको जलाना पड़ा और पूरे म्यूजियम में आग लग गई क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि मुझसे पहले ये राज तुम तक पहुँचे। फिर नेक्स्ट हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है
टोई की सर्जरी हो रही होती है और ये लोग सब उसके पास बाहर बैठे होते हैं क्योंकि डॉक्टर कह देते हैं कि सर्जरी बहुत ज्यादा मुश्किल है, हो सकता है कि पेशेंट ना बचे। नेक्स्ट हमें मे का दिखाया जाता है, वो मिस्टर विन के आगे शर्त रखती है और उनको कहती है कि मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मिस्टर विन के पूछने पे वो बताती है कि मैं चाहती हूँ कि आप टोई की जिंदगी उसको वापसी कर दें। नेक्स्ट हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है कि टोई को होश आ जाता है और टोई की आँख खुलने के बाद उसकी नजरें मे को ढूंढ रही होती है। इतने में थोड़ा सा दरवाजा खुलता है और मे वहाँ से देख रही होती है और उसको देखते हुए टोई देख लेता है। मे की नजर जैसी पड़ती है तो वो फौरन वहाँ से जाने लगती है। उसको जाता देख के टोई परेशान हो जाता है और वो अपने बेड से उठने की कोशिश करने लगता है, जिसपे सभी कुलीग्स उसको कह रहे होते हैं कि इस तरह से ना करो, अभी तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। लेकिन टोई इनमें से किसी की बात नहीं सुनता और वो मे के पीछे जाता है और आके मे का हाथ पकड़ लेता है और उसको रोकता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, जिसपे मे उसको कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो वरना तुम्हारी जान को खतरा है। जिसपे टोई मे को कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो मैं वैसे भी मर जाऊंगा। ये बात मे के दिल पे लगती है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। इतने में ऑफिस के एम्प्लॉयज भी आ जाते हैं। उन सबको देखने के बाद मे उन सबका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि मेरे मुश्किल वक्त में आप सबने मेरा बहुत साथ दिया। फिर टोइस को कहता है कि तुम इजीली हमारी जिंदगी में आ गई और अब तुम इस तरह से हमें छोड़ के जा रही हो। इतने में ओबे टोई को कहता है कि उसके हाथ छोड़ दो, तुम्हारे हाथ जल रहे हैं। ये सुन के मे अपना हाथ छुड़वा लेती है और टोई अपने हाथ देखता है तो उसके हाथ बुरी तरीके से जल चुके होते हैं। मैं उसको कहती है कि अपने हाथों को देख के खुद आइडिया लगा लो, अच्छा होगा कि तुम अपनी जिंदगी में लौट जाओ, एक ना एक दिन तो मुझे भूल जाओगे और एक ना एक दिन तो मुझे भूल जाओगे। ये कह के वहाँ से चली जाती है। टोई की आंखों में काफी आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है। इतने में जेली उसको कहती है कि टोई उसे तुम्हारे लिए कुर्बानी दी है, मैंने टेरेस पर इन दोनों की बातें सुन ली थी, उसने तुम्हारे लिए मिस्टर विन को चूज किया है और हल्के हल्के मिस्टर विन उसको अपनी तरह बना देंगे, तो अच्छा होगा कि तुम खुद को इतनी तकलीफ ना दो। फिर नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर विन मे को लेके कार में जा रहे होते हैं और उसको कहते हैं कि फाइनली अब हम दोनों अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे और मे को बताते हैं कि इन 2000 सालों में मैंने काफी पैसे जमा किए हैं तो उससे हम अपनी लाइफ बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं और मैं तुम्हें बिल्कुल रानी बना के रखूंगा। लेकिन मे उनकी बातों से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। मिस्टर विन उसको कहते हैं कि कब तक तुम इस तरह से करोगी। मैं उनको कहती है कि मेरे लिए इन सब चीजों की अब कोई वैल्यू नहीं है। इतने में मिस्टर विन पीछे देखते हैं तो उनको पता चलता है कि टोई उनको फॉलो कर रहा है। ये देख के वो कहते हैं कि कभी भी तुम हम तक नहीं पहुंच सकते और वो काफी तेजी से कार चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन टोई मुसलसल उनको फॉलो कर रहा होता है तो मिस्टर विन साइड में गाड़ी रोक देते हैं। दूसरी तरफ टोई उनकी कार के आगे आके अपनी कार रोकता है और नीचे उतरता है और कहता है कि मैं मे को इस तरह से जाने नहीं दूंगा, भले से तुम मुझे मार दो। मिस्टर विन इसको कहते हैं कि मेरे रास्ते से हट जाओ। टोई कहता है कि अगर आप चाहते हो कि मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊं तो मुझे मार दो। इतने में बाकी ऑफिस के एम्प्लॉयज भी आ जाते हैं और वो सब आके टोई के साथ खड़े हो जाते हैं और सब कहते हैं कि हम इन दोनों के प्यार के लिए तुमसे लड़ेंगे। साथ ही वो भी कहता है कि मेरे होते हुए कोई भी तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। और ये कहने के बाद वो मिस्टर विन को मारने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन मिस्टर विन उसके ऊपर अपने पावर फेंकते हैं जिसकी वजह से उसके हाथ जल जाते हैं। ओबी को हर्ट होता देख के मे कहती है कि आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरी वजह से हर्ट हो। इतने में जेली कहती है कि मिस्टर विन आप प्लीज मे को हमारे साथ जाने दें और यहीं पर इन सब चीजों को खत्म कर दें। मिस्टर विन कहते हैं कि तुम लोग मेरे प्यार का अंदाजा नहीं लगा सकते, मैं 2000 सालों से मे को फॉलो कर रहा हूँ और तुम लोग टोई को सपोर्ट कर रहे हो जबकि उसका प्यार कल परसों का है। अगर मुझे मे का प्यार हासिल करने के लिए टोई को मारना भी पड़ा तो मैं उसको मार दूंगा। ये सुनने के बाद सब उसके आगे आके खड़े होने लगते हैं। लेकिन जैसे ही मिस्टर विन उसको मारने के लिए पावर भेजते हैं तो वो सारा पावर पैड अपने ऊपर ले लेता है और पैन की गिरते ही डेथ हो जाती है और सभी लोग उसके पास जमा हो जाते हैं। इससे ये हमें सीन दिखाया जाता है कि पैन ये सब कुछ बात पहले से ही जानता था और वो अपने भाई से मे को बचाने के लिए उसका पड़ोसी बना हुआ था ताकि कोई भी मे को नुकसान ना पहुंचा सके। मिस्टर विन बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं और कहते हैं कि अब की बार मैं अपने भाई को मरने नहीं दूंगा और वो चलते हुए आते हैं और पैट का हाथ पकड़ लेते हैं जिसकी वजह से मिस्टर विन की जान पैट में ट्रांसफर हो रही होती है और ये हर कोई देख रहा होता है और सब काफी शॉक्ड हो रहे होते हैं। अपने भाई को देख के मिस्टर विन खुद भी रो रहे होते हैं और कहते हैं कि मैंने सोचा था कि इस बार मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा लेकिन अब भी हमारा साथ नहीं लिखा। और मिस्टर विन राख होके उड़ जाते हैं और थोड़ी देर के बाद पैट को होश आ जाता है। ये देख के मैं कहती है कि अगर हवा में आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि असल प्यार ये है जो कि आप अपने भाई से करते हैं, ना कि वो जो कि आप मुझसे करते हैं। यहीं पर हमारा ये ड्रामा खत्म होता है। आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये ड्रामा आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा और ड्रामा एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।